तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे ब्लैक बुल के कुछ मेंबर्स का किसी और अनजान लोगों से पाला पड़ता है। स्ट्रगल करने के बाद वो उन लोगों से अपना पीछा भी छुड़ा लेते हैं, पर उन लोगों का असली मकसद क्या था जिसको गुप्त रखने के लिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो क्यों उन सब गांव वालों को मारना चाहते थे, ये सब हमको आगे चल के पता लगेगा। और आगे के इसी तरह वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोएल, आस्था एंड मैग्ना यामी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने मिशन के बारे में। यामी बोलता है, लगता है तुमने अपने मिशन पर खूब मजे किए हैं, और जोर जोर से हंसने लगता है। नोएल एंड आस्था बोलने लगते हैं, क्या इस टाइम हंसना चाहिए? यामी बोलता है, दुखी होने से क्या होगा, ओल्ड मैन सेहे वापस आ जाएंगे क्या? मैग्ना भी बोलता है, आपने सही कहा, ओल्ड मैन हमेशा सबको खुश और जोश के साथ देखना चाहते थे। मैग्ना आस्था और नोएल को भी जोर जोर से हंसने को बोलता है। यामी बोलता है, ओल्ड मैन सेहे के साथ बहुत बुरा हुआ, बट तुमने विलेज को प्रोटेक्ट किया, गुड जॉब इडियट्स, तुमको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। और जोर जोर से हंसने लगता है। नोएल थैंक्स बोलती है और मैग्ना सैल्यूट करता है। आस्था बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर आस्था को मैजिक नाइट सैल्यूट के बारे में पता लगता है। 3 उंगली सीधा रख, बाकी को मोड़, इस तरह सैल्यूट किया जाता है। ये 3 उंगलियां 3 क्लोवर को रिप्रेजेंट करती हैं, फेथ, होप एंड लव। उधर वेनेसा एंड फिनरल आते हैं जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन वाले मिशन पर गए थे। मैग्ना को गुस्सा आने लगता है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाएं। और गुस्से गुस्से में वो एक दीवार को डैमेज कर देता है। यामी बोलता है, मैंने कितनी बार बोला है ये तोड़फोड़ मत किया करो। फिनरल एंड वेनेसा को कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे हीथ की वो घड़ी, बट स्टिल उन चीजों से उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और जिस तरह से वो लोग कॉमनर लोगों से हेट कर रहे थे, तो वो लोग पक्का शाही घराने के लोग होंगे। इन सब के बारे में अच्छे से सुनने के लिए वो चिड़िया बाहर आती है। वनेसा को वो चिड़िया बहुत क्यूट लगती है, पर आस्था इससे तंग आ गया है। इसने आस्था के सर पर अपना घोंसला बना लिया है। जब देखो उसको चोंच मारती रहती है। आस्था बोलता है, आज तो मैं तुमको फ्राइड करके खा जाऊंगा। नोएल उससे फाइट करने लगती है जैसे कि मैं ऐसा होने दूंगी। उनकी बीच की फाइट से तोड़फोड़ होती है और यामी एक दीवार तोड़कर कहता है, तोड़फोड़ मचाना बंद करो। नोएल मन में बोलती है, सबसे ज्यादा तो तुम ही चीजों को तोड़ते हो। फिर यामी उनको एक गुड न्यूज देता है, सासी विलेज में अपने हीरोज ने सबको बचाया। इसको विजर्ड किंग ने खुद रिकॉग्नाइज किया है, जिसके लिए उन्होंने इनको एक स्टार दिया है। सब लोग खुश होते हैं। आस्था इतना खुश हो रहा होता है जबकि उसको पता ही नहीं होता इस स्टार का मतलब क्या होता है। फिर वो सब आस्था को बताते हैं, जब भी कोई स्क्वाड अच्छा करती है उसको विजर्ड किंग स्टार देते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। अभी सबसे ज्यादा स्टार गोल्डन डॉन के पास है 70 स्टार, और ब्लैक बुल के पास इस स्टार के एक नेगेटिव स्टार से कैंसिल आउट करने के बाद नेगेटिव के 30 स्टार हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव क्यों? क्योंकि ब्लैक बुल सब जगह तोड़फोड़ करती रहती है, मुसीबत लाती रहती है। स्टार्टिंग के एपिसोड हमने ये देखा ही है, जब लोग ब्लैक बुल की बुराई कर रहे होते थे। जिसके पास जितने स्टार, उससे पता चलता है कि कौन सी स्क्वाड ने कितना अच्छा काम कर चुकी है। कम स्टार मतलब उस स्क्वाड ने कम काम किया है, ज्यादा स्टार मतलब उस स्क्वाड ने ज्यादा काम किया है। और कई सारी स्क्वाड एक दूसरे से कंपटीशन भी करती हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। फिर यामी उनकी सैलरी देता है। मैजिक नाइट की ड्यूटी करने के लिए इनको पैसे भी मिलते हैं। चार्मी इन पैसों का खाना खाएगी। लक यामी से बोलता है, मेरे से फाइट करो, अगर तुम जीतते हो तो मेरे पैसे तुम रख लेना रिवॉर्ड के तौर पर। यामी कहता है, बस करो। घोष बोलता है कि मैं इन पैसों से अपनी लिटिल सिस्टर मैरी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, आपको क्या लगता है उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा? यामी बोलता है, मुझसे मत पूछो। यामी वहाँ से ये बोलकर चले जाता है कि तुम्हारी कल छुट्टी है, अपने सारे पैसे खर्च मत कर देना एक ही दिन में। नोएल के लिए तो ये सिर्फ पॉकेट चेंज होते हैं क्योंकि वो एक अमीर घर से है, पर आस्था ने इतने पैसे आज पहली बार देखे हैं, और इतने पैसों से तो वो 10 साल तक स्वीट पोटैटो टैटोस खा सकता है। नोएल बोलती है, ये पोटैटोस टैटोस क्या है? आस्था उसको बताता है कि वो क्या होते हैं। नोएल बोलती है, ये कितने बेकार होते होंगे। आस्था बोलता है, नहीं, सिस्टर लिली उनको बहुत अच्छा बनाती हैं। नोएल पूछने लगती है, अब ये कौन है? आस्था बोलता है, सिस्टर लिली, जिनसे मैं फ्यूचर में शादी करूंगा। नोएल बोलती है, तुम पागल हो क्या? सिस्टर है मतलब कि वो वुमेन ऑफ क्लॉथ है एंड वो शादी नहीं कर सकते। आस्था बोलता है, मैं किसी तरह से मना लूंगा।
वेनिसा पूछती है कि तुम अपने पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करोगे। आस्था बोलता है मैं इन पैसों को चर्च भेज दूंगा। मैग्ना बोलता है बहुत बढ़िया, यही तो एक रियल मैन का काम है, यही तो रियल मैन करता है। आस्था पूछता है क्या तुम अपने विलेज में पैसे नहीं भेजोगे। मैग्ना बोलता है हाँ भेजूंगा, जब मेरी वेजिस यानी कि मेरी सैलरी 100 गुना बढ़ जाएगी, यही तो एक रियल मैन करता है। नोएल बोलती है मेरे लिए तो ये घटिया मैन होते हैं। वेनेसा बोलती है तुमको कुछ पैसे अपने पर भी खर्च करने चाहिए, कुछ अपने ऊपर खर्च करो और कुछ चर्च में भेज दो। आस्था बोलता है ठीक है, पर मैं एग्जैक्टली किस चीज पे ये पैसे खर्च करूंगा। वेनेसा बोलती है उसकी चिंता तुम मत करो, कल मैं तुमको कैस्टल टाउन लेके जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। रात में आस्था चर्च में सबके लिए लेटर लिखता है कि ब्लैक बुल के सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी वेजिस में से कुछ पैसे तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। फिर वो एक सीन सोचने लगता है जिसमें मैग्ना उसके सर पर एप्पल रखकर अपने फायरबॉल एक्सप्लोड की प्रैक्टिस करता है। एंड देन आस्था बोलता है कि विजर्ड किंग ने खुद हमको शाबाशी देने के लिए एक स्टार दिया, इस तरह से तो मैं कभी भी विजर्ड किंग बन सकता हूँ। अगले मंथ या उसके भी अगले मंथ में मैं सबको हैप्पी रखूंगा, सबकी मदद करूंगा, फिर मैं सिस्टर लिली से शादी करने जाऊंगा। अगले दिन वेनिसा उनको कास्टल टाउन में लेके जाती है। नोएल तो नोबल है इसलिए वो इधर कभी नहीं आई और आस्था एक ही बार आया था जब वो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम दिया था। नोएल आस्था को फिर से धक्का मारकर गिरा देती है जैसे ही आस्था उसको पकड़ता है ताकि वो गिर ना जाए। फिर हमको बताया जाता है कि ये कंट्री 3 क्षेत्र में डिवाइडेड है, एक नोबल रिल्म, फिर कॉमनर रिल्म, फोरसेकन रिल्म, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। और कास्टल टाउन ऑफ किक्का में ही आस्था और यूनो ने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उधर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि घोष अपनी लिटिल मैरी के लिए कपड़े लेके जा रहा होता है। ये लड़की भी ब्लैक बुल की मेंबर ही है जो सबसे छुप के जा रही है। चार्मी भी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का कंपटीशन कर रही होती है। अगर ये सारा खाना उसने खत्म कर दिया तो दुकान वाला उससे पैसे नहीं लेगा। चार्मी हर बार जीत जाती है। फिंडल वही लड़की से डेट पर जाने को पूछता है जिसको देखकर उस दिन आस्था को अपने चर्च की याद आ गई थी। वो लड़की फिंडल को चांटा मारती है क्योंकि फिंडल इस लड़की से डेट पर चलने को पूछता है एंड वो साथ में अपने बच्चों को भी ला सकती है, बट वो उसके बच्चे नहीं होते, वो उसकी बड़ी बहन होती है। आस्था को बहुत मजा आ रहा होता है, मैं क्या खरीदूं? वो सोचता है कि काश मैं इधर चर्च के बाकी लोगों को भी ला पाता। नोएल को अभी तक कुछ भी चीज पसंद नहीं आया। कुछ लोग उनको देखकर उनके बारे में बात करने लगते हैं, देखो ये ब्लैक बुल से हैं। वनेसा अपने लिए कुछ जड़ी बूटी शिक ऑन्टिमेंट लेती है जो कि एक पॉइजन के एंटीडोट की तरह काम करती है। फिर वो उनको एक जगह पर लेके जाती है, एक दीवार के अंदर से। जब एक जगह पर आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, वो उस दीवार के अंदर से उनको लेके जाती है। वो सिर्फ एक जादू की बनी हुई दीवार होती है। ये है ब्लैक मार्केट, थोड़ी डेंजरस होती है बट इधर बहुत अच्छे अच्छे मैजिक आइटम्स मिलते हैं। वनीसा को एक दुकान वाला बोलता है मेरे पास एक नई चीज आई है, तुमको वो बहुत पसंद आएगी। वनीसा बोलती है थैंक यू, मैं बाद में आके चेक करूंगी। नोएल को इधर कोई भी चीज पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक शाही घराने से है, इसलिए वेनेसा उसको बोलती है कि तुम अभी अपने मैजिक को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखी हो। अगर तुम कोई अच्छा सा मैजिक आइटम ढूंढ लो जो तुम पर फिट बैठे तो वो तुम्हारे मैजिक को सप्रेस कर तुमको मैजिक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आस्था देखता है कि उधर तो बहुत भीड़ है, तो वेनेसा कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो उस जगह के लिए, नूब लोगों को उधर नहीं जाना चाहिए, अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो एक जुआ खेलने वाली जगह होती है। मैग्ना भी उनको दिखता है जो चिल्लाकर उस जुए वाली दुकान में जाता है। टाइम है पैसों को 100 गुना करने का, जिधर सेक्के भी जुआ खेल रहा होता है और वो अपने सारे पैसे हार जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मेरे को यहाँ पर अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भी कोई जॉब है, छोटे मोटे जेब काटने वालों को पकड़ना? क्या ये एक मैजिक नाइट का काम है? अगर मैं मना कर दूं तो कैप्टन मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे को बीच में से काटने की बात करते हैं और जब वो मेरे को असली मिशन पर भेजते हैं तब सिर्फ मेरे को एक डिकोय की तरह यूज करते हैं। फिर उसको नोएल और वेनिसा दिखती है और वो उन पर लाइन मारने के लिए चले जाता है। वेनिसा नोएल को एक हार पहनाकर बोलती है एक बार इसको ट्राई करो। नोएल को वो एकदम भद्दा दिखता है, वो इस मैजिक आइटम से अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। वो ट्राई करती है, गलती से वो वाटर बॉल वाला अटैक सेक्केई को लग जाता है। नोएल बोलती है इसमें तुम्हारी ही गलती है इधर चलने के लिए। सेक्केई उन दोनों को बोलने लगता है लेडीज आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? ब्लैक मार्केट आप जैसे खूबसूरत लेडीज के लिए नहीं है, यह बहुत डेंजरस जगह है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। नोएल बोलती है निकल इंसेक्ट कहीं के। उधर रास्ता आता है और नोएल एंड वनीसा को दिखाता है कि उसने क्या खरीदा। पता नहीं ये क्या होता है जो कि बोल भी सकता है, जैसे कोई बोलने वाला
खिलौना होता है। आस्था सेक्केई को पहचान लेता, ओ तुम तो वही हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो बोलता है मैं हाँ नहीं सेक्केई हूँ। आस्था बताता है कि हमने एंट्रेंस एग्जाम एक ही साथ दिया था। वेनेसा सेक्केई के रोब को देखकर पहचान लेती है कि वो ग्रीन मेंटिस से है। सेक्केई जेलस फील कर रहा होता है कि वो आस्था की वजह से ग्रीन मेंटिस में गया, बट एक्चुअली में वो इस बात से जेलस होता है कि वेनेसा एंड नोएल जैसी खूबसूरत लेडीज इसके साथ हैं। वो मन में ही बोलता है तुम पछताओगे आस्था, देख लेना। फिर एक आदमी एक ओल्ड लेडी के पैसे छीनकर भागने लगता है। आस्था भी उसका पीछा करने लगता है उन ओल्ड लेडी के पैसे वापस लाने के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमने लास्ट एपिसोड छोड़ा था। सेक्केई आस्था को बोल रहा होता है कि ओ तुम छुट्टी वाले दिन लड़कियों के साथ शॉपिंग कर रहे हो, पर क्या तुमको कोई छोटा मोटा टास्क ढूंढ कर नहीं करना चाहिए ताकि तुमको कुछ पॉइंट्स मिल सके। ब्लैक बुल के पास वैसे भी स्टार्स नेगेटिव में है। आस्था को स्टार से याद आता है कि उनको अपने फर्स्ट मिशन पर विज़र्ड किंग ने उनको एक स्टार दिया। ये सुन सेक्केई शॉक्ड हो जाता है एंड जेलस होकर कहने लगता है मेरे को भी स्टार मिले। बट तभी एक चोर ओल्ड लेडी के पैसे छीनकर वहां से भागने लगता है। आस्था उसके पीछे भागने लगता है उसको पकड़ने के लिए। सेक्केई भी लड़कियों के सामने कहाँ रुकने वालों में से है, वो भी उस चोर को पकड़ने के लिए जाता है। बट जाने से पहले वो नोएल एंड वेनेसा को ये फालतू सी फ्लैंक किस करता है जो उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ना ही उसकी मैजिक कार। हालांकि ये मैजिक कई तरह से यूजफुल होता है। वो चोर एक मैजिक क्लाउड पर बैठकर उड़ रहा होता है, उसी के द्वारा वो भाग रहा होता है वहाँ से। जब तक वो गली में होता है आस्था उसके पीछे बहुत करीब होता है। अब ये तो हम सबको पता ही है कि आस्था की फिजिकल पावर कितनी अच्छी है। वो चोर भी हैरान हो जाता है यार ये क्या बवाल आदमी है। वो जैसे ही वहाँ से ऊपर उड़ने लगता है गलियों में से बाहर निकल कर, तब आस्था को कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना वो फिर उसको पकड़ नहीं पाएगा, वो वहाँ से बच के निकल जाएगा। आस्था उसके मैजिक क्लाउड को नलीफाई कर देता है अपनी मैजिक स्वॉर्ड से, और उसको पकड़ने ही वाला होता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वहाँ सेक्केई आता है और अपनी मैजिक वाली गाड़ी से उसको टक्कर मार देता है। वो चोर पकड़ा तो गया, बट जाते जाते वो सेक्केई को पॉइजन वाला चाकू मार देता है। सेक्केई को लगता है कि वो मरने वाला है। वो मैजिक नाइट एंड इस जादुई दुनिया में ऊंच स्थान पर आने की कोशिश कर रहा था। वो आस्था से ये कहकर अनकॉन्शियस हो जाता है कि तुम मेरे को हराकर एक मैजिक नाइट बन गए, तुम टॉप रैंक हासिल करना अपने लिए भी और मेरी तरफ से भी। फिर सेक्केई को पता चलता है कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। आस्था उसको हाथ मारकर उठाता है और बोलता है इतनी इम्पोर्टेंट चीज मेरे पर मत सौंपो, जिंदा रहकर खुद इसको पूरा करो। वनेसा बताती है कि वो सिर्फ टेम्पोररी पॉइजन था, उससे लोग मरते नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो उसको शीक ऑइंटमेंट लगा देती है जो उसने पिछले एपिसोड में खरीदा था। सेक्केई उस चोर को अरेस्ट करके ले जाता है। वेनेसा मन में ही सोचती है कि आस्था सेक्केई के कंपेयर में काफी छोटा लगता है, बट अंदर से अपना बॉय आस्था काफी स्ट्रॉन्ग है सेक्केई से। वो लोग उन ओल्ड लेडी को उनका सामान लौटा देते हैं और वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि अब दोबारा इसको छीनने मत देना और सेफ रहना। फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी एक्चुअली में विज़र्ड किंग है, जिन्होंने मैजिक से सिर्फ उन ओल्ड लेडी का रूप बदल रखा होता है, और वो बोल रहे होते हैं कि ओ ऐसा जादू जो जादू को ही नलीफाई कर देता है, क्या हम इसको एज अ मैजिक भी कंसीडर कर सकते हैं। यामी ने बहुत इंटरेस्टिंग मेंबर को अपनी स्क्वाड में ज्वाइन किया है। जैसे ही वो विज़र्ड किंग अपना रूप बदलते हैं, यानी कि अपने असली रूप में आते हैं, मार्क्स अपने मैजिक के थ्रू विज़र्ड किंग से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक विज़र्ड किंग हो, अपनी पोजीशन पर वापस आओ। बट जूलियस तो एक मैजिक नर्ड है और वो सब नए नए मैजिक को देखना चाहता है। अभी अभी जो नए मेंबर आए हैं उनकी नई नई एबिलिटी एंड मैजिक से एनकाउंटर करना चाहते हैं। उसी टाइम उनको यूनो दिखता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। यूनो को तो आप लोग जानते ही होंगे, और ये है क्लाउज, यूनो का सीनियर, एंड ये है मिमोसा, ये भी यूनो की तरह एक न्यू मेंबर है। और ये भाई साहब का नाम है सलीम, ये वही बंदा है जिसको यूनो ने मैजिक एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। ये यूनो से हार गया था तो ये किसी भी स्क्वाड में सेलेक्ट ही नहीं हुआ, और ये तीनों मैजिक नाइट इस सलीम की प्रोटेक्शन के लिए हैं। एक्चुअली में इनको एक मिशन मिला है, सलीम के बॉडी
बॉडीगार्ड बनने के लिए। क्लाउस यही सोच रहा होता है। कैप्टन विलियम्स ने क्लाउस को ये मिशन दिया। एक्चुअली जो सलीम है वो हैप्शेफ फैमिली से बिलोंग करता है। वो उनका बेटा है जो शायद क्लोवर किंगडम के मित्र हैं। हैप्शेफ फैमिली में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, पर फिर भी वो स्पेशली गोल्डन डाउन मैजिक नाइट से हेल्प के लिए पूछते हैं। उनको अपने बेटे को हार्ट किंगडम में सही सलामत पहुंचाना है। वो अपनी पढ़ाई हार्ट किंगडम से ही करेगा। वो वहां जाके पढ़ना चाहता है। बीच में कोई डाकू उन पर हमला ना कर दे, इसलिए वो गोल्डन डाउन के मैजिक नाइट को अपॉइंट करते हैं। हैप्शेफ फैमिली मैजिक नाइट को बहुत अच्छी खासी डोनेशन भी करते हैं, इसलिए वो उनको मना भी नहीं कर सकते। क्लाउस के मन में बस यही चल रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है। मिमोसा बहुत एक्साइटेड होती है इस मिशन के लिए। क्लाउस मिमोसा एंड यूनो को अलर्ट रहने को बोलता है। सलीम यूनो को अपने पास बुलाकर बोलता है कि उसने इस मिशन के लिए यूनो को स्पेशली चुना है ताकि वो यूनो को सॉरी बोल पाए। वो कहते हैं तुम्हारा मैजिक नाइट बनने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। यूनो पूछता है तुमको कैसे पता मेरे को एक विज़र्ड किंग बनना है? तो वो बोलता है तुम्हारे लिए सभी कैप्टन्स ने अपना हाथ उठाया था। तुम कोई भी स्क्वाड में जा सकते थे, बट तुम गोल्डन डाउन में ही गए, तो मेरे को अंदाजा लग गया कि तुम्हारे पास कोई बड़ा एम्बिशन होगा। अब तुम जितना भी कुछ अचीव करोगे उतना ही तुम्हारा नाम फैलेगा। लाइक यूनो जिसके पास 4 क्लिफ क्लोवर ग्रिमोयर है, तुम पक्का एक जादुई महाराजा बन जाना ताकि मैं अपने बच्चों को एक दिन कहानी सुना सकूं कि मैं विज़र्ड किंग से हारा था मैच में। अभी हार्ट किंगडम में पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम होता है, इसलिए वो यूनो से उसके बारे में पूछता है। यूनो बताता है कि वो एक छोटे से विलेज से है जिसका नाम है हाज। ये विलेज फोर्सेकन रिल्म में है। ये विलेज फोर्सेकन रिल्म में है जिधर फर्स्ट विज़र्ड किंग ने बड़े से डीमन को मारकर सबको बचाया था। अभी भी उधर उस डीमन की खोपड़ी का ढांचा है। यूनो ने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा और ना ही उसको पता है कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, क्योंकि जब यूनो एक छोटा सा बेबी था तब उसके घर वालों ने उसको चर्च के बाहर छोड़ दिया था। वो चर्च बहुत छोटा एंड गरीब है, बट जितना बेस्ट तरीके से उस चर्च के फादर एंड सिस्टर यूनो को पाल सकते थे उन्होंने किया। क्लाउस के मन में अभी भी बहुत से सवाल चल रहे होते हैं कि हैप्शेफ फैमिली में कोई ना कोई तो होगा जिसको ट्रांसपोर्टेशन मैजिक आता होगा। सलीम उनके साथ बहुत इजीली हार्ट किंगडम में पहुंच जाता बहुत ही कम समय में। मैजिक नाइट को ही क्यों अपॉइंट किया? अगर डाकुओं का ही खतरा है तो क्या और ज्यादा बॉडीगार्ड्स नहीं होने चाहिए थे? हम 3 को ही क्यों अपॉइंट किया? तभी उधर काले बादल आते हैं। यूनो चेक करने जाता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं। तभी ऊपर से कोई फायर मैजिक से हमला करता है यूनो पर। क्लाउस मिमोसा को अलर्ट रहने को बोलता है और यूनो को बोलता है कि शिप को प्रोटेक्ट करना। फिर कई सारे लोग अपीयर होते हैं जिनके गले में ये भूत वाला लॉकेट होता है। एक जना यूनो पर फायर मैजिक से अटैक करता है और यूनो उससे बच रहा होता है। अचानक से एक गुंडा यूनो के पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से यूनो का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। उसके बाद यूनो अपनी ग्रिमोयर निकालता है एंड वो अपने एक ही अटैक से सबको घायल कर देता है। काले बादल वहाँ से गायब हो जाते हैं। सलीम बोलता है कि तुमने मेरे को बचा लिया एंड वो यूनो के हाज विलेज में जाने को बोलता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम किस जगह पले बड़े हो जो तुम आज इतने ताकतवर हो। क्लाउस मना करता है, सर हमको सीधा हार्ट किंगडम जाना चाहिए, वो विलेज अपने रास्ते में नहीं पड़ता और ये बहुत रिस्की भी है, पता नहीं कौन हमारे पर अटैक कर दे। एंड प्लस एक शाही घराने के लोग को कॉमनर रिल्म में कदम नहीं रखना चाहिए। सलीम बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता हम पर कौन अटैक करे, तुम लोग हो ना मेरी प्रोटेक्शन के लिए, हम सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे। यूनो भी चर्च में सबको देखना चाहता होगा। यूनो बोलता है तुमको इससे क्या मतलब? वो लोग हाज विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। उनको हाज विलेज में वही डीमन का बड़ा सा स्केलेटन देखने को भी मिलता है और साथ में फर्स्ट विज़र्ड किंग का स्टैचू भी जो उस डीमन स्केलेटन के टॉप पर होता है। वो चर्च पहुंच जाते हैं। सिस्टर लिली यूनो को देखकर वेलकम करते हुए पूछती है यहाँ कैसे आना हुआ? यूनो बताता है कि हम एक मिशन पर हैं, बस थोड़े टाइम के लिए हम इधर रुकने आए हैं। सिस्टर लिली कहती है तुम कितने बड़े हो गए हो? यूनो बोलता है मैं चेंज नहीं हुआ, मेरे को यहाँ से जाए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। सिस्टर लिली कहती है बट अब तुम बदल गए हो, तुम्हारा फेस बहुत मैच्योर लग रहा है। क्लाउस नखरे करने लगता है, मेरे को क्यों इस कॉमनर विलेज में रुकना पड़ रहा है? सिस्टर लिली उसको हेलो बोलती है और क्लाउस अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं इन न्यू रिक्रूट्स का मेंटोर हूँ। सिस्टर लिली थैंक्स बोलती है यूनो का ख्याल रखने के लिए, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था लेटर्स में। एंड सिस्टर ने मिमोसा के बारे में भी सुना था। क्लाउस एंड मिमोसा पूछते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या लिखते हो? तो यूनो अपना मुंह फेर लेता है। इन शॉर्ट वो उनको नहीं बताना चाहता। फिर सलीम सिस्टर लिली को अपना बड़ा सा इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन देता है और बहुत ज्यादा करीब आके बोलता है इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। तो सिस्टर लिली होली वाटर मैजिक से उसको पंच मारती है इतने करीब आने के लिए एंड बाद में उससे सॉरी भी बोलती है। फादर एंड बाकी बच्चे लोग यूनो के पास दौड़ते हुए आते हैं। यूनो, हमने तुमको मिस किया, वाओ गोल्डन डॉन का रॉब, यू आर द रियल हीरो। सिस्टर बोलती है आस्था किधर है, क्या तुम्हारी आस्था से बात होती है? यूनो बोलता है नहीं। फादर पूछते हैं क्या तुम इधर पूरी एक रात के लिए रुकोगे? तो क्लाउस बोलता है नहीं, हम एक जरूरी मिशन पर हैं, हमको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सलीम बोलता है कि हम इतनी भी जल्दी में नहीं हैं, हम कम से कम 1 घंटा तो रुक ही सकते हैं। तो फादर उन सभी को हाज विलेज के स्पेशल पोटैटोज खाने के लिए पूछते हैं। सलीम को ये चर्च काफी अच्छा लगता है। मिमोसा बोलते हैं मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना छोटा चर्च नहीं देखा कभी। तो वहीं क्लाउस बोलता है मैं कहाँ फंस गया इधर। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ब्लैक क्लोवर में? कमेंट में प्लीज बताना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही और सारी वीडियोस देखने के लिए। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आस्था उसके सपने में आके उसका नूनू काट देता है अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना होए, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिस्टर लिली सबके लिए पोटैटोज वाला डिनर तैयार कर देती है। सलीम को वो काफी पसंद आते हैं, इसलिए वो सिस्टर लिली की तारीफ भी करता है। फादर क्लाउस एंड मिमोसा को भी खाने को बोलते हैं, पेट भर के खाओ, सबके लिए बहुत सारा खाना है। जब से यूनो एंड आस्था ने पैसे भेजना शुरू करे हैं चर्च में, तब से सभी पेट भर के खाना खा पाते हैं चर्च में। नैश बोलता है कि क्या तुम अगली बार कुछ और नहीं खिला सकते, हमेशा पोटैटोज ही खाने पड़ते हैं। तो फादर बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, यूनो भी देखो कितना बड़ा हो गया पोटैटोज खा के भी, और आज वो कितना ताकतवर है। सलीम यूनो की तारीफ करता है चर्च में पैसे भेजने के लिए। यूनो बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सिस्टर लिली बोलती है ऐसा कुछ नहीं यूनो, जो तुमने पैसे भेजे उससे हमको बहुत हेल्प होती है। नॉट जस्ट विद पोटैटोज, बल्कि यार्ड में हमने कुआं भी खुदवा लिया। चर्च के बाकी बच्चे यूनो को थैंक यू बोलते हैं। जब यूनो को पता चलता है कि आस्था भी पैसे भेजता है चर्च में, तो वो सिस्टर लिली से पूछता है कि आस्था ने कितने पैसे भेजे। सिस्टर लिली यूनो के कान में धीरे से बताती है आस्था ने कितने पैसे भेजे। ये तो हमको नहीं पता चलता, बट इतना अंदाजा लग जाता है कि उसने यूनो से कई ज्यादा पैसे भेजे थे। इसलिए यूनो बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं अपने सारे पैसे भेज दूंगा। तो सिस्टर लिली कहती हैं तुमको सारे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, हमारा उतने में ही काम हो जाता है। बट यूनो कहता है नहीं, मैं सारा पैसा भेज दूंगा। तो सिस्टर लिली कहती हैं ओके, अगर तुम यही चाहती हो तो थैंक्स। क्लाउस सलीम को अब यहाँ से चलने को बोलता है, पर सलीम बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है, हम नोबल हैं तो हमको इधर आने का मौका नहीं मिलता, बट अभी हमारे पास मौका है कॉमनर रिल्म का ज्ञान लेने का। सलीम एंड मिमोसा को ये पोटैटोज काफी पसंद आते हैं, जिनसे उनका गला सूखने लगता है। सलीम सिस्टर लिली से 1 गिलास पानी मांगता है, बट मटके में पानी खत्म हो जाता है। यूनो बोलता है मैं लाता हूँ, पर वो खुद कुएं में से पानी भरने जाती हैं। सलीम उनको अपना रोब पहना देता है कि रात के टाइम बाहर ठंड होगी। सिस्टर लिली पानी भरकर वापस आ रही होती है कि कोई उनको किडनैप कर लेता है। मटके गिरने की आवाज से वो सब तुरंत बाहर आते हैं। क्लाउस को वही भूत वाला ब्रूच दिखता है जो उन डाकू लोगों ने पहना हुआ था, जिन्होंने पिछले एपिसोड में इन लोगों पर हमला किया था। सलीम के थ्योरी के अनुसार वो सलीम के पीछे पड़े हैं, इसलिए उन्होंने गलती से सिस्टर लिली को पकड़ लिया, मुझे समझकर, क्योंकि सिस्टर लिली ने बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं। यूनो सिस्टर लिली ठीक तो है ना? यूनो कहता है हाँ ठीक है, मैं उनको बचा लूंगा। फादर एंड वो बच्चे यूनो के साथ में चलने को बोलते हैं सिस्टर लिली को बचाने के लिए, बट यूनो उनको मना कर देता है। क्लाउस यूनो को बोलता है हमारा मिशन है सलीम को एस्कॉर्ट करना, यानी कि प्रोटेक्ट करना। ये काम तुम यहाँ की अथॉरिटीज पर छोड़ दो, कोई ना कोई मैजिक नाइट में से यहाँ पर उनकी हेल्प करने आ जाएगा। नैश बोलता है कम ऑन चश्मीस, हेल्प करो। मिमोसा भी रिक्वेस्ट करती है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्लाउस अपने मैजिक से वो शिप बना लेता है और सबको तुरंत चलने को बोलता है, बट यूनो मना कर देता है और सिस्टर लिली को बचाने चले जाता है। ये जानकर भी डिसओबे करने से पनिशमेंट उसको मिल सकती है। थोड़ी दूर जाते ही उसको एक आदमी मिलता है जिसको यूनो
का नाम भी पता होता है। वो यूनो पर अटैक करता है बट यूनो उससे बचकर अपने एक ही अटैक से उसको अनकॉन्शियस कर देता है। फिर उसके बाद आगे चलकर एक और बंदा यूनो को अपने वोटर मैजिक में ट्रैप कर लेता है और बोलता है मैं तुमको मारने नहीं वाला, लेकिन मुझे कम से कम तुमको थोड़ा परेशान करना ही होगा। यूनो इससे समझ जाता है कि वो सलीम के पीछे नहीं बल्कि यूनो के पीछे पड़े हैं। वो यूनो को कसके अपने पानी वाले ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है कि वो यूनो को सांस ना लेने दे, बट यूनो अपने एक ही अटैक से उसको भी अनकॉन्शियस कर देता है। यूनो पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक डाकू हमला कर देता है उसके ऊपर अपने क्रिस्टल मैजिक से। एक दो बार छोटे मोटे अटैक करने के बाद वो अपने क्रिस्टल को बड़ा कर यूनो पर हमला करता है एंड यूनो भी अपने विंड मैजिक से उस पर अटैक करता है और उस क्रिस्टल मैजिक को बड़े आराम से रोक देता है। यूनो बोलता है तुम लोगों के लिए साइज इतना मैटर क्यों करता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है जितना बड़ा साइज होगा उतना ही पावरफुल अटैक भी होगा। यूनो उसके क्रिस्टल वाले अटैक को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है अपने विंड मैजिक से और वो क्रिस्टल उसी डाकू के ऊपर गिर जाते हैं और वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। यूनो को एक छोटी सी आंख दिख रही होती है, वो उसके करीब जाता है। उसको दिखता है कि एक डाकू सिस्टर लिली के मुंह पर फायर मैजिक से उसका फेस जला देगा अगर यूनो उसको अपनी ग्रिमोयर नहीं देगा तो। वो यूनो की ग्रिमोयर को जला देगा या तो बेच देगा। यूनो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो छोटा था। यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली की हेल्प कर रहा होता है कपड़े सुखाने में, तो सिस्टर लिली बोलती है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, अगर तुमको कोई मुसीबत में दिखे कभी भी तो उसकी हेल्प जरूर करना। वही सेम चीज वो आस्था को भी बोलती हैं। अब वो फ्लैशबैक से बाहर आकर यूनो बोलता है कि मैं ना ही तुमको अपनी ग्रिमोयर दूंगा और ना ही सिस्टर लिली को कुछ होने दूंगा। तो वो डाकू बोलता है तुमको क्या लगता है तुम उसको बचा लोगे, जैसे ही तुम अपनी ग्रिमोयर खोलोगे मैं तुम्हारी सिस्टर का फेस जला दूंगा। तो यूनो बोलता है मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, ये करेगा। यूनो साइड हट जाता है, उसके पीछे क्लाउस होता है, वो अपने स्टील मैजिक से उस डाकू को अनकॉन्शियस कर देता है। मिमोसा सिस्टर लिली को देखती है और बोलती है ये एकदम ठीक है। क्लाउस यूनो से बोलता है तुम क्या करने की सोच रहे थे, अगर हम नहीं आते तब तुम क्या करते। यूनो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्लाउस बोलता है तुमने मेरे को बच्चा समझा है क्या, मेरे को शुरू से ही शक था कि वो डाकू तुम्हारे पीछे है ना कि सलीम के। तुमको क्या लगता है एक नोबल कॉमनर रिल्म में आके उनके यहाँ खाना खाएगा जो कि इतना घमंडी है, उसने तुमको ही स्पेशली चुना एस्कॉर्ट के लिए। मैं समझ गया था कि ये सब क्या चक्कर चल रहा है, इसलिए हमने मिमोसा के मैजिक से सलीम से वो सब कुछ उगलवा लिया, जिसमें सलीम बोलता है कि सब यूनो की गलती है कि वो मैजिक नाइट नहीं बन पाया। कौन? सलीम नहीं बन पाया। वो उसका बदला लेगा, वो अपने फादर को बोलेगा कि वो यूनो से बदला ले, वो उसकी 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर को छीन लेगा, वो यूनो के पास मिमोसा के मैजिक की मदद से पहुंच पाए। मिमोसा के पास एक ऐसा मैजिक है जिससे वो आसपास का सारा नक्शा देख सकती है। क्लाउस यूनो से पूछता है क्या तुमने सबको ढेर कर दिया, तो यूनो बोलता है नहीं, मेरे हिसाब से एक और गुंडा अभी भी बचा है। तो क्लाउस बोलता है वो डर के भाग गया होगा। सलीम चिल्लाने लगता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। क्लाउस सलीम से बोलता है तुम मूर्ख हो जो अपनी गलती का जिम्मेदार यूनो को ठहरा रहे हो। यूनो के लिए सभी कैप्टन्स ने अपना हाथ खड़ा किया और कैप्टन विलियम वांजेंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया। यूनो अब गोल्डन डाउन में है, इससे पता चलता है कि यूनो कितना टैलेंटेड है। यूनो क्लाउस को थैंक यू बोलता है, तो क्लाउस कहता है मैंने तुमको अभी एक्नॉलेज नहीं किया है। क्लाउस यूनो से पूछता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या करना चाहोगे, इनको रॉयल कैपिटल लेके जाएं या नहीं। तो यूनो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दो और जाने दो, जब तक ये वादा करते हैं ये हाज विलेज में दोबारा ना आए और ना ही कभी ऐसी हरकत करें। क्लाउस उन सभी डाकू को ये समझाता है कि ऐसी हरकत कभी दोबारा मत करना। तो सलीम कहता है यू फूल कॉमनर, मैं यही चाहता था कि तुम अपने गार्ड डाउन करो। वो अपना लाइटनिंग सलीम वाला अटैक करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही सिस्टर लिली अपने वोटर मैजिक से उसको सबक सिखाते हुए कहती है बिहेव योरसेल्फ, और जो तुमने किया उसके लिए थोड़ा पछताव दिखाओ। क्लाउस मजाक में बोलने लगता है कि परहैप्स सिस्टर लिली को भी उनको मैजिक नाइट में ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्लाउस प्लान में चेंज करता है, वो अब गुंडों को रॉयल कैपिटल लेके जाएगा। वो उनसे पूछता है कि एक और डाकू कहाँ पर है। फिर हमको दिखाया जाता है कि 5वां गुंडे को विजर्ड किंग ने पकड़ रखा होता है और उसका भेष भी बदल रखा होता है उन सब पर नजर रखने के लिए। वो बोलते हैं कि
उन्होंने मेरे बिना ही सब कुछ संभाल लिया। अगर वो लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते तो मैं उनकी मदद करता। विलियम की स्क्वाड का न्यूबी भी काफी इम्प्रेसिव है। जैसे ही जूलियस अपने रियल भेस में आता है, फिर मार्क्स उनसे कांटेक्ट करके बोलता है जल्दी वापस आओ। सिस्टर लिली वापस चर्च में सही सलामत पहुंच जाती हैं, जिसके लिए वो क्लाउस एंड मिमोसा को थैंक यू बोलती हैं। खाना ठंडा हो जाता है बट फिर भी क्लाउस को वो पसंद आता है। उसके बाद यूनो, क्लाउस एंड मिमोसा कैप्टन वांजेंस के सामने होते हैं। उनको विजर्ड किंग ने एक स्टार दिया उनके मिशन के लिए। सलीम से उन्होंने काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उगलवा ली, जो घपले लॉर्ड हैप्शैप ने किए, सारे रिश्वत लेने वाले काम, फ्रॉड एंड बाकी सारे 2 नंबर के काम। कैप्टन वांजेंस को पहले से ही पता था ये सब होगा और किसी भी तरह के इविल लोग क्लोवर किंगडम में अलाउ नहीं है, इसलिए उन्होंने इनको इस मिशन पर भेजा। कैप्टन वांजेंस को इन तीनों से बहुत उम्मीद है फ्यूचर में। इन फ्यूचर में ये लोग क्लोवर किंगडम के बहुत अच्छे एसेट्स हो सकते हैं। खास तौर पर यूनो को उनसे बहुत उम्मीद है। क्लाउस बाहर जाते समय बोलता है कि इस बार तो सब कुछ ठीक रहा, बट नेक्स्ट टाइम अपने आप कुछ करने की मत सोचना। अब ब्लैक बुल के हाइड आउट चलते हैं। यामी उनको बताकर हंसता है कि अभी अभी गोल्डन डाउन को एक स्टार मिला है। आस्था कहता है ओ मेरे को तो लगा था कि हम फाइनली उनसे कैचअप कर लेंगे। यामी बोलता है हम बहुत क्लोज है, हा हा हा। तो नोएल बोलती है नॉट इवन क्लोज, हम नेगेटिव 30 स्टार में हैं। एपिसोड के एंड में हमको दिखाया जाता है कि विजर्ड किंग अपने महल में होते हैं एंड मार्क्स उनसे कांटेक्ट करके बोलता है एक इमरजेंसी आ गई। तो जूलियस बोलता है काम डाउन मार्क्स, मुझे पता है किसको इस काम के लिए अपॉइंट करना है, भरोसा करो मेरे ऊपर, उनको ये मिशन करने दो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक महल गिरता है एंड उसमें एक खुफिया रास्ता पाया जाता है। इसकी खबर मार्क्स जूलियस को बताने जाता है बट जूलियस को पहले से ही पता होता है और वो बोलते हैं कि मेरे को पता है ये मिशन किसको देना है, मेरे पर भरोसा करो। अब चलते हैं ब्लैक बुल के हाइड आउट पर। लक मैग्ना से फाइट करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ रहा होता है। आस्था मैग्ना को अपनी पीठ पर बिठाकर एक हाथ से पुशअप मार रहा होता है। नोएल को वो चिड़िया बहुत पसंद है जो आस्था के सर पर हमेशा बैठी रहती है। वो उसका एक नाम रख देती है सिल्वांटस श्नोजर। वनेसा बोलती है कि इसका और भी बेटर नाम रखा जा सकता है जैसे वाइन। घोष बोलता है कि तुम मेरी बहन के मैरी के नाम का एक वर्ड, एक लेटर यूज कर सकती हो एम, तो इसका नाम रखो माँ। मैग्ना बोलता है इसका नाम रखो मैग्नम फायर। चार्मी खाना खाते हुए बोलती है ये चिड़िया कितनी टेस्टी होगी ना। तो नोएल बोलती है मैं ऐसा नहीं करने दूंगी तुमको। आस्था बोलता है इसका नाम बर्डी बॉय रखेंगे। तो वो चिड़िया उसको चोंच मारने लगती है आस्था को। फिर लक सोच समझकर उसका नाम रखता है नैरो, जिसका मतलब होता है ब्लैक। वो चिड़िया भी अपने एक फंक को उठाकर उस नाम को अप्रूव कर देती है। तो याद रखना अब से इसी चिड़िया का नाम है नैरो। फिर उधर यामी आता है फ्यूनरल के स्पेशल मैजिक से। ये दोनों विजर्ड किंग के कास्टल से आ रहे हैं। यामी सबको बताता है कि अभी अभी एक न्यू डंजन डिस्कवर्ड हुआ है। सब बहुत सरप्राइज होते हैं, आस्था भी होता है, जबकि उसको पता ही नहीं होता है कि डंजन क्या होता है। मैग्ना उसको बताता है कि डंजन एक तरह का अंडरग्राउंड मकबरा होता है जिसमें पुराने जमाने के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें कई सारा खजाना होता है और बहुत पावरफुल रेयर मैजिक आइटम्स भी होते हैं। डंजन में कई सारी इंफॉर्मेशन भी होती है कि अपने अल्टीमेट मैजिक पावर को कैसे यूज करनी है या फिर एंशिएंट टाइम की पावरफुल मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन। इसलिए उन डंजन्स में कई सारे डेंजरस ट्रैप्स होते हैं ताकि वहाँ की कोई भी कीमती चीज किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। ये डंजन दुश्मनों के देश के बॉर्डर पर है डायमंड किंगडम में। इससे पहले डायमंड किंगडम सब कुछ लेकर भाग जाए, क्लोवर किंगडम को जल्द ही उस डंजन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसलिए ब्लैक बुल को इस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला है। तो आस्था अपना हाथ खड़ा कर यामी को बोलता है कि सर प्लीज मुझे उधर भेजो, शायद मैं अपना मैजिक यूज करने का तरीका पता लगा पाऊँ। यामी बोलता है तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो यूज क्या करोगे। अब आस्था मैजिक यूज कर पाए या नहीं, उसको इस मिशन पर जाना ही है क्योंकि स्पेशली विजर्ड किंग ने बोला है आस्था को इस मिशन पर जाना है। ये सुनकर आस्था बहुत खुश होता है कि विजर्ड किंग ने स्पेशली उसको इस मिशन पर जाने के लिए पूछा है। साथ में नोएल को जाने को बोलता है यामी ताकि उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए इन सब चीजों के बारे में। और लक को भी जाने को बोलता है। अगर लक ऐसे ही ज्यादा दिन बिना मिशन के रहा तो वो अपना
स्पर्श खो देगा और काफी सुस्त पड़ जाएगा। यामी लक को बोलता है कि आस्था और नोएल का ख्याल रखे। आखिर एक जूनियर मैजिक नाइट एक सीनियर मैजिक नाइट की रेख देख में होता है। फिंड्रल अपने स्पेशल मैजिक से उन तीनों को एक जगह पर छोड़ देता है, जो जगह डेट करने के लिए काफी सही होती है। इसके आगे उनको डंजन तक खुद जाना पड़ेगा। फिंड्रल सिर्फ उसी जगह अपने स्पेशल मैजिक से जा सकता है जहां वो पहले भी गया हो, बट वो उस डंजन में पहले कभी गया ही नहीं, तो वो उनको वहां तक नहीं ले जा सकता। वो लोग थोड़ी देर तक पैदल चलते हैं और उस डंजन तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों उसके अंदर जाते हैं। उधर अंधेरा होता है और नोएल डर डर के चल रही होती है छुपक के आस्था से। आस्था बोलता है क्या तुम मेरे से छुपक के चलना बंद करोगी? नोएल बोलती है मैं कहाँ छुपक कर चल रही हूँ। नोएल के पैर के नीचे एक पत्थर आता है और वो आस्था के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से आस्था भी गिर जाता है और वो लैंप टूट जाता है। उसके बाद नोएल बोलती है क्या तुम मेरे पैर पर अपना पैर रखकर चलना बंद करोगे? तो आस्था बोलता है इतने अंधेरे में मैं कैसे चलूं? नोएल बोलती है तो गलती तुम्हारी ही है ना, तुमने लैंप तोड़ दिया। आस्था बोलता है क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिर गई थी, वरना वो नहीं टूटता। नोएल वही रॉयल्टी वाला एक्सक्यूज देती है और फिंड्रल एक पत्थर को दबाता है और वो दीवार टूट जाती है। अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है। डंजन के अंदर का नजारा मैजिक की वजह से इधर का स्पेस यानी कि ग्रेविटी अलग तरह से होती है, जिस वजह से वो पानी हर डायरेक्शन में फ्लो होता है। इतना सारा माना नोएल एंड फिंड्रल दोनों फील कर पा रहे होते हैं, जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया। बट आस्था तो माना फील ही नहीं कर पाता और ना ही उसके पास माना है यानी कि मैजिक। इसलिए वो बोल रहा होता है तुम रॉयल कितने लकी होते हो जो तुम्हारे पास इतना सारा माना होता है, और एक मैं हूँ जिसके पास बिल्कुल भी माना नहीं है। वो गुस्से से नीचे जमीन पर एक पंच मारता है। उधर एक मैजिक ट्रैप होता है। आस्था के हाथ लगने पर वो ऑटोमेटिक उस पर हमला कर देता है। आस्था उससे बचकर अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देता है। किसको? उस मैजिक ट्रैप को। उसके बाद लक जानबूझकर आस्था को मैजिक ट्रैक पर ढकेल देता है। कई सारे मैजिक के माया जाल उन पर ढकेल देता है और आस्था उसको अपनी मैजिक स्वॉर्ड से काट देता है। लक बार बार ऐसा करता है और आस्था बार बार उन सब ट्रैप्स को तबाह कर देता है। लक आस्था से बोलता है तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड तो काफी सही है यार, तभी विज़र्ड किंग ने तुमको स्पेशली इस मिशन पर भेजा होगा। तुम इसी तरह से मेरे कहने पर इसको यूज करो और ये डंजन को इन्वेस्टिगेट करना अपने बाएं हाथ का खेल होगा। अब वापस से ब्लैक बुल के हाइड आउट पर चलते हैं। मैग्ना बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये विज़र्ड किंग को कैसे पता आस्था के बारे में। यामी बोलता है और ना ही तुमको कभी पता लगेगा। विज़र्ड किंग वो सब चीजें देख लेता है जो बाकी के लोग नहीं देख पाते। वो काफी वियर्ड भी है। वेनेसा बोलती है डंजन्स आर नॉट जोक, वो काफी खतरनाक है। यामी बोलता है आई नो, ये मिशन बहुत डेंजरस है और इम्पोर्टेंट भी। जितना ये लोग अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे उतना ही ये ग्रो करेंगे और डरने की कोई बात नहीं। लक उनके साथ है। वो माना को काफी अच्छे से सेंस कर सकता है, एक नोबल से भी अच्छी तरह से। वो खुद की डिफेक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से मार खा जाता है, वरना उसको और कोई स्क्वाड ले लेती मेरी जगह। मैग्ना बोलता है कि उसकी डिफेक्टिव पर्सनैलिटी से ही तो डर लगता है। मैग्ना बोलता है उसकी डिफेक्टिव पर्सनैलिटी से ही तो डर है, कहीं कुछ हो ना जाए। वेनेसा बोलती है हाँ सही कहा। फिर यामी बोलता है ओ मैं तो उनको ये बताना ही भूल गया कि उनको उधर गोल्डन डाउन के मेंबर भी देखने को मिलेंगे। उनको भी मिशन पर भेजा गया है डंजन को इन्वेस्टिगेट करने का। देखते हैं अब दोनों साथ मिलजुल कर काम कर पाते हैं कि नहीं। लक अपने मैजिक से माना डिटेक्ट करता है। वो पूरे एरिया को सर्च करता है। उसको कुछ और लोगों का माना भी फील होता है। आस्था को भी पता लग जाता है। आस्था माना को सेंस तो नहीं कर सकता, शायद उसने उन लोगों की को फील की हो कि वो लोग अकेले नहीं है इधर। लक अपने मैजिक लाइट क्रिएशन होली लाइटनिंग बूथ से किसी चीज का पीछा करने लगता है और वो नोएल एंड आस्था को ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम इस डंजन को अपने आप ही एक्सप्लोर करो, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना होगा, मैं तुमको बाद में मिलूंगा। लक उस चीज का पीछा करने लगता है ये सोचकर कि वो चीज उसको एक अच्छी फाइट देगी, यानी कि टक्कर की फाइट देगी, जिसके लिए लक हमेशा बेताब रहता है। नोएल बहुत डर जाती है। लक पागल है क्या? यामी ने बोला था कि वो हमारे ऊपर नजर रखे, हमारा ख्याल रखे, और वो हमको ही छोड़कर भाग गया। आस्था बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, हम उन मैजिक ट्रैप में फंसे क्या? नहीं ना, मैं उन सब ट्रैप्स को अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से खत्म कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इस डंजन को इतना डेंजरस मत समझो क्योंकि मैं एक विज़र्ड किंग बनूंगा। यू नो तुम देख लेना मैं ही बनूंगा। नोएल बोलती है यू नो। आस्था बोलता है हाँ, मैंने पहले इसको मेंशन
नहीं किया क्या? यूनो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम दोनों ने एक ही साथ मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम दिया था। वो गोल्डन डाउन में गया और मैं ब्लैक बुल में। नोएल बहुत सरप्राइज हो जाती है ये सुनकर कि वाओ गोल्डन डाउन, एक कॉमनर को गोल्डन डाउन ने ले भी लिया, नाइस। आस्था बोलता है हाँ वो तो है, बट मैं उससे नहीं हारने वाला। नोएल मन में ही सोचती है कि तो एक लिटिल इंसेक्ट के पास भी एक गोल एंड एक इंस्पिरेशन है। आस्था नोएल को बोलता है देखो हम उधर से वो क्रॉस कर सकते हैं। तभी नोएल के मन में आता है कि हम दोनों इधर अकेले हैं, नैरो भी हमारे साथ है पर फिर भी हम दोनों अकेले हैं। वो थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। आस्था बोलता है क्या हुआ? नोएल बोलती है कुछ नहीं, और वो हड़बड़ी में एक ट्रैप पर अपना पैर रख देती है। पानी में से एक पेड़ पौधा सा निकलता है कांटे वाला, जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था उसको छुड़ाकर बोलता है नोएल भागो उधर से। तभी वो आस्था और नोएल दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को खाने ही वाला होता है कि कोई उनको बचा लेता है अपने मैजिक से। वो और कोई नहीं बल्कि 4 लीफ क्लोवर वाला यूनो होता है। वो बोलता है कि इसी के साथ मैंने अपना कर्ज वापस कर दिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैप्टन विलियम्स जा रहे होते हैं। एक गोल्डन डाउन का स्क्वाड मेंबर उनसे बोलता है कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर उस कॉमनर को क्यों भेजा? तो विलियम वांजेंस उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो एज अ लीडर या एज अ कैप्टन? तो वो बोलता है हाँ मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ और मैं आपको हमेशा और हर जगह फॉलो करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चले जाए। तो कैप्टन वांजेंस कहते हैं मैं उस कॉमनर पर भरोसा करता हूँ तो तुम भी करो। और अब वो कॉमनर भी स्क्वाड का मेंबर है और वो मेंबर है तो मैं चाहता हूँ कि न्यू मेंबर को भी एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर यूनो की बात चल रही थी। क्लाउस यूनो को बोलता है हमारा मिशन है जल्द से जल्द इस डंजन को एक्सप्लोर करना, तो फिर तुमने इन बेवकूफों को बचाने में इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? आस्था बोलता है ओए डबल बैटरी तुम इतना र्यूड क्यों हो? क्लाउस बोलता है क्या बोला? मैं र्यूड हूँ? जबकि तुम एक शाही घराने के आदमी से बात कर रहे हो, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो। मिमोसा नोएल को बोलती है हाय। मिमोसा नोएल की कजन है और वो लास्ट ईयर से नहीं मिले जब शाही घराने के लोग आपस में बातचीत करने के लिए मिलते हैं, जब दावत वगैरह चलती है। मिमोसा नोएल से बोलती है क्या सब सही चल रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक बुल बहुत वायलेंट है, वायलेंस मचाती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत लाती ही रहती है। नोएल बोलती है यही चीज मेरे को तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम्हारी जैसी लड़की एक्चुअली गोल्डन डाउन में जा भी सकती है? मिमोसा बोलती है सब सही चल रहा है, सब लोग इतने अच्छे हैं कि मैं अपने मैजिक को बहुत अच्छे से और आसानी से इस्तेमाल कर पा रही हूँ। तुमने कोई प्रोग्रेस की? तुम तो खुद अपने मैजिक को ही कंट्रोल नहीं कर पाती हो। नोएल बोलती है हाँ मैं उस पे काम कर रही हूँ। मिमोसा उनको बताती है कि रिसेंटली उन तीनों को विजर्ड किंग ने एक स्टार दिया था उनके मिशन के लिए। स्टार तो इनको भी मिला था इनके लास्ट मिशन के लिए। जब आस्था उनको बताता है तो क्लाउस को यकीन ही नहीं होता, ब्लैक बुल के 9 सिखिया को इतनी जल्दी स्टार नहीं मिलता और ये कितना पेचीदा भी है कि तुमको इस मिशन पर भेजा गया है। तो आस्था बताता है विजर्ड किंग ने खुद हमको इस मिशन पर भेजा है। क्लाउस को लगता है आस्था झूठ बोल रहा है। इससे पता चलता है कि ब्लैक बुल की इमेज अच्छी नहीं है लोगों की नजरों में। क्लाउस बोलता है मैंने सुना है कि तुम 3 जने इस मिशन पर आए हो, तो तीसरा बंदा किधर है? क्या वो डर के भाग गया या वो किसी ट्रैप में फंस गया? अब नोएल एंड आस्था क्या ही बताएं कि लक उनको ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए छोड़कर चला गया। पता नहीं कौन सा काम था, इनको ये भी नहीं पता। क्लाउस बोलता है जो भी हो, पर ये कितना भद्दा लगता है ना सुनने में कि एक सीनियर मैजिक नाइट जूनियर्स को ऐसे ही छोड़कर चला गया। आस्था भी चुप नहीं रहता और बोलने लगता है तुम्हारे में बहुत हिम्मत है डबल बैटरी ये सब बोलने के लिए, बट हम ब्लैक बुल सबसे पहले इस डंजन मिशन को सफल करेंगे, देख लेना गोल्डन डाउन। आस्था गोल्डन डाउन का नाम भी सही से नहीं ले पाता कई बार बोलने के बाद भी। और फिर वो बोलता है जो भी हो वियर्ड मास्क वाले कैप्टन की स्क्वाड। क्लाउस को गुस्सा आ जाता है अब तुम हमारे कैप्टन को ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत? तुम्हारा कैप्टन है वियर्ड जो अपनी बॉडी चमकाता फिरता है और स्मोकिंग करता रहता है हर टाइम। आस्था बोलता है कैप्टन यामी तुमसे कूल है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मर्द लगते हैं। क्लाउस चिल्लाकर बोलता है मैं एक सीनियर मैजिक नाइट हूँ एंड एक नोबल भी, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दो। वो बोलता है मैं तुमको दिखाता हूँ एक टॉप क्लास मैजिक नाइट स्क्वाड और एक ऐसी स्क्वाड जो मैजिक नाइट कहलाने लायक भी नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस है। वो मिमोसा एंड यूनो को बोलता है चलो यहाँ से। मिमोसा अपने प्लांट क्रिएशन मैजिक फ्लावर गाइड पोस्ट से
सारा डंजन का लेआउट याद कर लेती है, जिससे वो डंजन का ट्रेजर होल ढूंढ पाए। फिर यूनो अपने मैजिक से अपने टीम मेंबर को लेके वहां से चला जाता है। नोएल बहुत सरप्राइज हो जाती है कि वो एक ही बार में तीनों लोगों को उड़ाकर अपने मैजिक से ले जा सकता है। आस्था बहुत प्राउड फील करता है यूनो पर, और अपना प्रॉमिस भी याद होता है उसको यूनो से ना हारने का। इसलिए वो बहुत जल्दी से भागने लगता है ट्रेजर चैम्बर को ढूंढने के लिए। उनको रास्ते में कई ट्रैप्स मैजिक भी मिलते हैं, जिनको आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। नोएल बोलती है, तुम सच में इडियट हो, हमारे पास ट्रैक करने वाला मैजिक नहीं है जो हम ट्रेजर होल को ट्रैक कर पाएंगे। आस्था बोलता है, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम सही जगह पर ना पहुंच जाएं। नोएल बोलती है, ऐसे तो हम खो जाएंगे। फिर नैरो उनकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ उठाती है, मतलब कि ये काम उस पर छोड़ दो। गोल्डन डाउन उस ट्रेजर होल की तरफ बढ़ रहे होते हैं मिमोसा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। क्लाउस बोलता है, उस लड़के का नाम क्या था? आस्था। उसको सच में लगता है कि वो हमको हरा सकेगा? नादान बालक, मैं तो उसमें से हल्का सा भी माना भी सेंस नहीं कर पाया। ब्लैक बुल के कैप्टन क्या सोच रहे थे? ऐसा लड़का क्लोवर किंगडम के काम भी कैसे आएगा जिसमें मैजिक ही नहीं है? तो यूनो बोलता है, क्लाउस सर, आस्था स्ट्रॉन्ग है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। तो क्लाउस बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द इस डंजन पर फतह हासिल करें अपने देश के भले के लिए। विजर्ड किंग के किले में सब लोग होते हैं। उधर कुछ लोग जूलियस को रिपोर्ट करते हैं कि ब्लैक बुल एंड गोल्डन डाउन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और साथ ही साथ एनिमी कंट्री डायमंड किंगडम के लोग भी उधर पहुंच चुके हैं। उनकी टीम का लीडर है लोटस ऑफ द एबिस, जिसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक पावर्स हैं। बट जूलियस कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यामी ने भी एक इंटरेस्ट मैजिक नाइट को भेजा है। यहाँ बात लक की हो रही होती है। लक उन लोगों को ढूंढ लेता है जो डायमंड किंगडम से होते हैं, और उन सभी छोटे सबऑर्डिनेट्स को इंस्टेंटली नॉकआउट कर देता है। एबिस लक को ऑब्जर्व कर रहा होता है जब वो उनके सबऑर्डिनेट को मार रहा होता है। वो देखता है कि वो बहुत पावरफुल है और फास्ट भी। जवानी का जोश अलग ही लेवल का है लक में। लक उससे पूछता है कि तुम इनके बॉस हो तो पावरफुल भी हो गए। एबिस बोलता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब लक उस बंदे से फाइट करने के लिए पूछता है तो वो बंदा भागने लगता है, ये कहकर कि उन लोगों को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर लक अपनी स्पीड के साथ उस पर अटैक करके उसको वहां से भागने नहीं देता। एबिस लक के अटैक को डॉज कर देता है और उसके आसपास ब्लैक स्मोक आ जाती है। ब्लैक स्मोक ही उसका मैजिक है, बट एक्चुअली में वो ब्लैक स्मोक से क्या कर सकता है हम उसको आगे देखेंगे। एबिस बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि क्लोवर किंगडम के लोग हमसे नाराज क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उनको इन्वेट करते हैं, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जीने के लिए ये करना ही पड़ता है। अब मेरे को ही देख लो, मेरी 3 बेटियां हैं। लक उस पर लगातार हमला करता है और कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट कर पाऊं। लक एबिस के गाल पर एक छोटा सा कट मार देता है। उसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि नैरो के बताए रास्ते पर वो ट्रेजर होल की तरफ जा रहे होते हैं। उस रास्ते की ग्रेविटी उल्टी होती है। वो लोग छत पर पैर रखकर चल रहे होते हैं। उधर से एक बक्सा चल के जा रहा होता है। आस्था को लगता है कि उसमें खजाना होगा, बट नोएल उसको मना करती है, इसको मत खोलना, इसमें ट्रैप भी हो सकता है, इसमें कोई माया जाल भी हो सकता है, खतरा है, इसमें मत खोलना। आस्था उसको पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है पानी में और उसको खोलता है। खोलने पर उनको कुछ ये दिखाई देता है, जो एक इंसान के अंदर के अंजर पंजर होते हैं वो होते हैं उसमें। नोएल को उल्टी होने को होती है। वो आस्था में 1-2 चांटे भी लगा देती है। तुमने मेरे को ये क्या दिखा दिया स्टूपिड। लक लगातार एबिस पर हमला कर रहा होता है और वो अटैक को डॉज कर रहा होता है। लक बोलता है, कब तक मेरे अटैक को डॉज करते रहोगे, फाइट करो, इसमें कोई मजा नहीं। एबिस बोलता है कि ओ तो तुम ब्लैक बुल से हो, मैं इस रॉब को पहचानता हूँ, मैंने एक बार तुम्हारे कैप्टन से फाइट की थी और मैं उसको भुला भी नहीं सकता। उसने मेरी छाती पर इतना शानदार निशान जो दिया था, वही एक अकेला यंगस्टर है जिसको मैं फाइट में कभी नहीं हरा पाया। वो भी तुम्हारी तरह गर्म दिमाग का था एंड उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। वो बहुत डरावना था यार, मेरी तो फट गई थी। मैंने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। मैं जितनी जान से वहां से भाग सकता था मैं वहां से भाग गया। लक को लगता है कि एबिस से फाइट करना टोटली वर्थ इट होगा। तभी उसको कुछ होने लगता है, जैसे उसको चक्कर वगैरह आ रहे हो। वो एबिस पर अटैक करता है पर वो इतना स्लो होता है कि वो आराम से ही बच जाता है।
इधर एबिस ने अपना एक मैजिक स्पेल किया था जिससे पूरे रूम में एक धुआं भर गया, बहुत पतला सा, जिसे अपनी आंख से नहीं देख सकते। उस मैजिक का नाम है वीकनिंग स्मोक मैजिक, गार्डन ऑफ प्लंडरिंग स्मोक, जो फिजिकल अटैक को कम कर देता है। इसलिए लक की बॉडी उसकी नहीं सुन रही। मेरा कहने का मतलब है जैसा लक चाहता है फाइट करना वैसा वो नहीं कर पा रहा। विजिबल अटैक लक बहुत आसानी से डॉज कर देता, इसलिए एबिस ने अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाया और बहुत शांति से उस मैजिक को स्पेल करता है। जब लक उन छोटे सबऑर्डिनेट से फाइट कर रहा था, उनके सैक्रिफाइस ने एबिस को मौका दिया वो मैजिक को स्पेल करने का। इसको बोलते हैं टीम वर्क। एबिस के अकॉर्डिंग एक बंदा ट्रेजर होल की तरफ बढ़ रहा होता है जो डायमंड किंगडम से होता है। एबिस जो है वो भी डायमंड किंगडम से है, वो उनका लीडर है। गोल्डन डाउन उसे ट्रेजर होल तक पहुंच जाते हैं। उनको लग रहा होता है कि ये कितना आसान है। वो लोग इधर तक पहुंच गए, ब्लैक बुल इधर तक नहीं पहुंच पाए और उनको लगता है कि ब्लैक बुल कभी इधर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब इनको बस वो गेट के अंदर घुसना है। तभी मिमोसा पर वो डायमंड किंगडम का बंदा अटैक कर देता है। मिमोसा खून से लथपथ होती है। मिमोसा माना सेंस करने में एक्सपर्ट है, पर फिर भी वो उस अटैक से नहीं बच पाई। क्लाउस गुस्से में बोलता है, किसने किया ये अटैक? वो बंदा बोलता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, हट जाओ। एबिस लक के पास से वहां से जा रहा होता है ये बोल के कि मेरे को बहुत जरूरी काम है। लक के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, जीतो, लक जीतो, जीतो एंड जीतो। फिर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है लक को कि जीतते रहो, जीतते रहो। एंड उसके बाद लक खड़ा उठता है और एबिस से फाइट करने लगता है। बहुत लंबे समय के बाद लक को कुछ इतना इंटरेस्टिंग फील हो रहा है। लक का जो लाइटनिंग मैजिक का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लक छोटा था वो एक स्कूल में होता है और एक शाही घराने की यानी कि एक नोबल उसको मारती है क्योंकि लक वैसा नहीं करता जैसा वह चाहती है। लक के पास और कोई इमोशन नहीं है, जब देखो हंसता रहता है। लक उसको अपने मैजिक पावर से हरा देता है और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। इस लड़के ने एक नोबल को हरा दिया। इस स्कूल के मैजिक एक्सचेंज कंपटीशन में ये पहली बार है कि एक कॉमन स्टूडेंट ने एक नोबल को हरा दिया। ये बहुत डरावना है, जब देखो हंसता रहता है, इससे बच के रहना। ये बात जब लक की मॉम को पता चलती है वो बहुत खुश होती हैं। उनको यकीन होता है कि लक एक स्पेशल बच्चा होगा। वो इसी तरह से लक को बोलती हैं कि वो हमेशा जीतता रहे। इस दुनिया में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुमको खुद को अपनी मदद करनी होगी, खुद के ही पावर से जो तुम्हारे पास है। लक बोलता है, हाँ मैं ये जरूर करूँगा अगर इससे तुमको खुशी मिलेगी तो। अब वो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। अब एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमने छोड़ा था। लक एबिस से फाइट करने के लिए खड़ा उठता है और उसके मैजिक का पावर लेवल भी अप हो जाता है। जब वो अपनी मॉम के बारे में सोचता है, लक एबिस से फाइट करता है और उस पर लगातार हमला करता रहता है, ये बोलते हुए कि मैं हार नहीं सकता, मेरे को जीतता रहना होगा। एबिस लक के सारे हमले से बच रहा होता है एंड उसके बाद वो भी बोलता है मैं भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो अपना एक मैजिक स्पेल करता है जिससे वो अपने स्मोक से लक को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है। लक हिल भी नहीं पा रहा होता, ऐसा लग रहा होता है कि एबिस का स्मोक एक सीमेंट बन गया हो। इस मैजिक को यूज करने में एबिस का बहुत सारा मैजिक लगता है, इसलिए वो इस मैजिक को यूज करना अवॉइड करता है। उसने लक को अच्छे से पकड़कर सेट कर दिया है तो वो अब खुद के टीम मेंबर के पास जा सकेगा कि वो कैसा कर रहा है। वो जो उसका टीम मेंबर है वो बातचीत करने में थोड़ा सही नहीं है, वो बातचीत सही से नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है। एबिस जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था वो गोल्डन डाउन के सामने होता है। मिमोसा अपने मैजिक से खुद को ही हील कर रही होती है। वो बोलती है कि मेरे को तो हीलर होना चाहिए, अपने टीम मेंबर को हील करूं मुसीबत के टाइम पर मैं खुद ही सबसे पहले जख्मी हो गई। क्लाउस बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम खुद को हील करने पर ध्यान दो। क्लाउस उस डायमंड मेज से बोलता है कैसे वॉरियर हो तुम जो कायर की तरह पीछे से वार कर रहे हो। वो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे लिए रास्ते के किनारे कंकड़ जैसे हो। और वो मिमोसा पर हमला कर देता है। क्लाउस अपने मैजिक से उसको प्रोटेक्ट करके बोलता है यू नो बैकअप दो मुझे, इसको बताते हैं क्लोवर किंगडम के गोल्डन डाउन का कमाल। वो उस बंदे पर हमला करता है पर वो बहुत आसानी से उस अटैक से बच जाता है बिना अपनी ग्रिमोयर को यूज किए और बिना अपने मैजिक एंड एनर्जी को खोए।
क्लाउस यूनो से बोलता है मैं इससे फाइट करता हूँ और तुम खजाना कक्ष में जाओ। यूनो बोलता है आर यू श्योर, तुम अकेले इसको संभाल सकते हो, ये बंदा बहुत पावरफुल है। तो क्लाउस बोलता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो करो, हम अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करेंगे एज अ मैजिक नाइट ऑफ द क्लोवर किंगडम। यूनो खजाना कक्ष की ओर निकल पड़ता है, तभी क्लाउस की ओर वो बंदा अटैक कर देता है। वो हमला इतनी स्पीड में होता है कि क्लाउस के लिए डोज करना बहुत मुश्किल होता है। तभी उधर यूनो वापस आ जाता है और उसको बचा लेता है। क्लाउस उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमको एक मिशन मिला है, तुमको ट्रेजर होल तक जाना ही होगा, भले ही तुमको अकेला क्यों ना जाना पड़े। यूनो बोलता है पहले हम इसको हराएंगे एंड देन हम तीनों एक साथ ट्रेजर होल में जाएंगे। नैरो के बताए हुए रास्ते से वो उस ट्रेजर होल तक पहुंचने ही वाले होते हैं। वो रास्ते में होते हैं, तभी नोएल को लक का माना सेंस होता है और वो आस्था को बताती है कि वो डायमंड किंगडम के एक मेज से फाइट कर रहा है, हमको ना ट्रेजर होल तक जाना चाहिए। इस फाइट को लक पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर डायमंड किंगडम के लोग भी आए हैं तो वो उस तक पहले पहुंच जाएंगे और हम गोल्डन टाउन से भी हार जाएंगे। चलो खजाना कक्ष की ओर चलते हैं। लक के मन में अभी भी वही बात चल रही होती है, मेरे को जीतता रहना होगा, और वो एबिस के जाल से निकलने की कोशिश करता है। फिर वो अचानक से सोचने लगता है वेट, मैं किस चीज को पाना चाहता हूँ, मैं किस चीज का पीछा कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में क्या हासिल करना चाहता हूँ। एबिस लक को मारने ही वाला होता है, तभी उधर आस्था आ जाता है और लक को बचा लेता है और एबिस से कहता है अब तुम्हारा मुकाबला हमसे है। लक अपने फ्लैशबैक में चले जाता है जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। लोगों के अकॉर्डिंग उसकी मॉम बहुत स्ट्रेस में थी, इसलिए उनका देहांत हो गया और उसका लड़का लक अकेला हो जाता है। वो इतना वियर्ड होता है कि वो अपनी मॉम के मरने पर भी हंसता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है एबिस मेरा शिकार है, मैं उसको हराऊंगा अपने ही पावर से। मॉम, मैं तुम्हारे नाम एक और जीत हासिल करने वाला हूँ। नोएल बोलती है लक हमको तुम्हारी हेल्प करने दो। तो लक बोलता है वो मेरी मॉम एक्सेप्ट नहीं करेगी, हट जाओ, मेरे को फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इसको हराऊंगा। लक एबिस पर अटैक करने लगता है। एबिस उन अटैक से बचकर लक पर हमला करता है। फिर आस्था उसको बचाकर बोलता है जो तुमको करना है वो करो और जो मुझे करना है मैं करूंगा। लक बोलता है ये मेरे को अकेला ही करना होगा। आस्था बोलता है पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो। आस्था एबिस पर हमला करता है और एबिस अपने स्मोक मैजिक से आस्था पर अटैक करता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस स्मोक को चीरते हुए आगे बढ़ता है। फिर लक अपने ही मन में सोचता है कि मैं ये चीज नोटिस ही नहीं करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास भी फ्रेंड्स है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। सॉरी मॉम, पर मैं अकेला नहीं हूँ। लक बोलता है इसमें और भी मजा आता है जब हम साथ मिलकर लड़ते हैं। अब ये तीनों साथ मिलकर एबिस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए अब एबिस भी सीरियस हो जाता है एंड अपना एक पावरफुल मैजिक अटैक को स्पेल करता है। उस अटैक से पूरे रूम में ब्लैक स्मोक भर जाती है। एबिस बोलता है तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आस्था बोलता है हम हारते नहीं हैं, हम ब्लैक बुल हैं, हम जरूर जीतेंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। यूनो बोलता है टाइम है अब सीरियस होने का। यूनो एक पावरफुल अटैक करता है। क्लाउस ये देखकर चौंक जाता है कि यूनो एक ही साथ इतने सारे स्पेल कास्ट कर सकता है और वो भी बहुत पावरफुल वाले। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। आस्था उस स्मोक को अपने मैजिक स्वॉर्ड से काट रहा होता है, पर उसका कोई फायदा ही नहीं होता। वो स्मोक बार बार आ रही होती है। नोएल अपने वाटर मैजिक से कुछ टेस्ट करने के बाद अपने मन में सोचती है ये स्मोक तो बढ़ती ही जा रही है, इस तरह तो हम सफोकेट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्पेल कास्टर को हराना जल्द से जल्द। लक सोचता है कि मैं एबिस को सेंस कर सकता हूँ। ब्लैक स्मोक में वो बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है इस स्मोक में, तो वो मेरे अटैक से आसानी से बच जाएगा। उस पर सिर्फ सरप्राइज अटैक ही काम करेंगे। तो वो प्लान बनाता है कि लक अपने मैजिक से एबिस पर हमला करता जाएगा और जब वो कॉर्नर के पास आ जाएगा, नोएल अपने मैजिक से आस्था को एबिस की तरफ भेजेगी और आस्था उसको अपनी मैजिक स्वॉर्ड से ढेर कर देगा। वो आस्था के अटैक को सेंस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आस्था के अंदर मैजिक ही नहीं है। और नोएल भी आस्था को जब एबिस के पास भेजेगी तो वो अपने मैजिक को सप्रेस्ड करके भेजेगी ताकि एबिस उसको सेंस ना कर सके। एबिस बोलता है मैं तुम्हारी तरह यंग नहीं हूँ अभी, पर मैं इस तरह पूरे दिन तुमसे फाइट कर सकता हूँ। बट एक्चुअली में उसका मैजिक बहुत तेज स्पीड से खर्च हो रहा होता है और वो बोलता है वो उन सबको सेंस भी कर सकता है पर वो उनको देख नहीं पाता।
लक अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है तो एबिस बोलता है तो तुम डेस्परेट हो रहे हो मेरे को हराने के लिए, पर तुम मेरे को हिट नहीं कर पाओगे इस तरह से, और ना ही इस अटैक से स्मोक क्लियर होगा, तो तुम सिर्फ अपने मैजिक पावर को वेस्ट कर रहे हो। यहाँ बात सिर्फ एक्सपीरियंस की है, मैंने तुमसे कई अधिक बैटल्स लड़ी हैं, तुम तीनों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा लोगों के साथ से। तभी आस्था एबिस को अपने अटैक से उसको ढेर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और क्लाउस ये देखकर दंग रह जाता है कि यूनो के अटैक का उस बंदे पर कुछ असर ही नहीं होता, एक स्क्रैच तक नहीं लगता उसको, बल्कि यूनो ही पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नजर आता है। वो बंदा बोलता है बी गॉन, मतलब अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा या कोई भी पोस्ट डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। थैंक यू सो मच। अब अपने एपिसोड पर वापस आते हैं। एबिस जमीन पर पड़ा होता है। आस्था ने उसका लेफ्ट आर्म और प्लस उसके कुछ रिब्स को तोड़ दिए, इसी वजह से वो अब फाइटिंग करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि क्लोवर किंगडम के पास कुछ रेयर लोग हैं जैसे आस्था। एबिस के पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद इसने इससे पहले पूरी जिंदगी में बैटलफील्ड में ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक ना हो। वो जेल में जाने से अच्छा तो मर जाएगा या फिर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। आस्था उसके करीब आ रहा होता है। एबिस अपना मैजिक यूज करके वहाँ से भागने लगता है जिसमें वो माहिर है। आस्था उसका पीछा करने लगता है। लक भी अपनी फुल स्पीड से उसका पीछा करता है, पर वो उनसे पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ में वो अपने अंडरलिंग्स को भी अपने स्मोक मैजिक से उठाकर वहां से लेकर चले जाता है और बोलता है चलो हम चलते हैं खजाना कक्ष की ओर, बाकी मार्स अपने आप ही सब कुछ संभाल लेगा। आखिर वो एक डायमंड किंगडम का सीक्रेट वेपन है। नोएल की सांस फूल जाती है भागते भागते। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है खजाना कक्ष तक पहुंचकर उसको इन्वेस्टिगेट करना, ना कि किसी से फाइट करना। अब एबिस उनसे पीछा छुड़ाकर भागी गया है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब ट्रेजर होल की ओर जाएंगे। तभी लक को मार्स का माना महसूस होता है, सो मच पावर। सीन शिफ्ट होता है। यूनो ने अपनी पूरी जान लगाकर मार्स पर अटैक किया जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्लाउस मार्क के फोरहेड पर कुछ जेम स्टोन्स देख के और उसको कुछ बातें याद आती हैं अपने मन में। उसने सुना था डायमंड किंगडम कुछ बच्चों को चुनता है जब वो बहुत छोटे होते हैं। वो उन बच्चों की बॉडी में मैजिक जेम स्टोन डालते हैं और आर्टिफिशियली उनके मैजिक को एनहांस करते हैं। फिर वो सब बच्चों का एक कॉम्पिटिशन करवाते हैं एक दूसरे से फाइट करने का। सब एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। जो उन लोगों में से बचता है वो होता है उनका सक्सेसर, और वो उस सक्सेसर को एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज करते हैं और वो मरते दम तक डायमंड किंगडम के लिए फाइट करता है। क्या ये वही बंदा है? जो भी हो, पर ये अनएक्सेप्टेबल है कि मैं एक गोल्डन डाउन एलाइट स्क्वाड का मेंबर हूँ। एक मेंबर पहले ही इंजर्ड है और एक कॉमनर मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो गुस्से में आकर मार्स पर अटैक कर देता है। यूनो के मना करने के बाद भी वो अटैक मार्स को लगता ही नहीं है। वो अपना एक मिनरल क्लोन बना लेता है। वो मिनरल क्लोन क्लाउस के अटैक को रोक देता है और क्लाउस पर ही अटैक करने लगता है और मार्स अपने मैजिक से बहुत बड़ी सी एक स्वॉर्ड बना लेता है जिससे वो यूनो पर अटैक करता है। वो लगातार यूनो पर हमला करता है। यूनो उड़कर उससे बच रहा होता है। उसके अटैक से बचने के लिए कभी यूं उड़ता है, कभी इधर उड़ता है, कभी ऐसे उड़ता है। मेरा कहने का मतलब है वो लगातार उसके अटैक से बच रहा होता है। लेकिन एक बार वो बड़ी सी स्वॉर्ड यूनो को लग जाती है। उसके मुंह से खून भी निकलता है, पर फिर भी वो बार बार लगातार मार्स के हमले से बच रहा होता है, कभी इधर तो कभी इधर उड़कर। फिर वो अपने विंड मैजिक से हवा के यानी कि विंड के ब्लेड बनाकर मार्स पर अटैक करता है जिसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मार्स बोलता है बंद करो ये अटैक करना, इससे मेरे को कुछ नहीं होगा। तभी यूनो अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब आस्था यूनो को बोलता है प्रैक्टिस करने के लिए। आस्था एक डंडी से यूनो को हिट कर पाएगा या नहीं। यूनो अपने मैजिक से आस्था को करीब आते ही उसको उठा फेंकता है, पर आस्था हार नहीं मानता और न ही गिव अप करता। वो ट्राई करता रहता है और करता ही रहता है। फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। उसी तरह यूनो भी अपने अटैक बार बार उस पर करता रहता है, जबकि मार्स बोल रहा होता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गिव अप ऑलरेडी, साइड हट जाओ। पर यूनो नहीं हटता और ना ही गिव अप करता। वो अटैक करता ही रहता है।
फिर मार्स उस पर अटैक करता है। यूनो भी अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है। मार्स के अटैक से बचने की कोशिश करता है पर यूनो के हमले से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्स का अटैक यूनो पर लगने ही वाला होता है कि आस्था जोर से भगते हुए आता है और मार्स के अटैक को बीच में से दो कर देता है, यानी कि वो यूनो को बचा लेता है। यूनो बोलता है अनबिलीवेबल, मैंने सोचा कि मैंने फाइनली अपना कर्ज पूरा कर दिया, तभी तुमने मेरे ऊपर और कर्ज चढ़ा दिया। यहाँ पर कर्ज का मतलब है जान बचाना। आस्था बोलता है मैंने ही जैसे तुमसे कैचअप किया तभी तुम हारने की कगार पर आ गए। यूनो बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस, मैं लास्ट मोमेंट का वेट कर रहा था, एक पावरफुल डेंजरस काउंटर अटैक लॉन्च करने की सोच रहा था, तभी तुम आ गए बीच में। आस्था बोलता है झूठ मत बोलो, तुम मरने ही वाले थे। उसके बाद वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर आस्था बोलता है चलो देखते हैं कौन इसे पहले हराएगा, किसे, मार्स को। क्लाउज सरप्राइज हो जाता है। गोल्डन डाउन के 3 मेंबर उस पर स्क्रैच तक नहीं लगा पाए, तभी ये ब्लैक बुल का एक कॉमनर आते ही उस ब्लेड को तोड़ देता है। फिर मार्स का एक क्लोन क्लाउज पर हमला कर देता है पर लक उसको खत्म कर देता है। क्लाउज अपने मन में ही सोचता है क्या ये वही है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में हंगामा मचाया था, अपने अपोनेंट को जरूरत से ज्यादा मारकर। क्या यही वो थर्ड बंदा है जिसको इस मिशन पर भेजा है? मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या चल रहा है? ब्लैक बुल के लोग मेरे को बचा रहे हैं। नोएल मिमोसा के पास जाती है। वो नोएल से बोलती है तुमने सही कहा था, मैं थोड़ी स्लो हूँ इसलिए मैं अभी इंजर्ड हूँ। नोएल बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। नोएल अपने मैजिक से एक शील्ड बना देती है मिमोसा के चारों ओर। आस्था मार्स से पूछता है क्या तुमने ही ये किया है गोल्डन डाउन को? वो बोलता है क्या कर लोगे अगर मैंने करा हो तो? दुर्लभ नाश हो जाएंगे और केवल बलवान ही बचेंगे। युद्ध भूमि में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ तुम जैसों को खत्म करने के लिए। वो एक साथ इतने सारे क्लोन्स बना लेता है जिसको देखकर क्लाउज दंग रह जाता है। लक बोलता है वाओ मजा आएगा। आस्था बोलता है ओ तो तुमको ऐसा लगता है, चलो देखते हैं। आस्था उसके एक क्लोन को मारता है। मार्स ऊपर हवा में उछलकर आस्था पर अटैक करते हुए बोलता है हाँ मेरा यही इरादा है, पर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस अटैक से बच जाता है। वो मार्स के ब्लेड को काट देता है बीच में से और उस पर खड़ा होता है। मार्स आस्था के पैर पर क्रिस्टल जमा देता है। आस्था अपनी स्वॉर्ड से उसको तोड़कर उसकी तरफ उछलकर उसको अपनी स्वॉर्ड से मारता है। वो ऊपर टकराता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। आस्था एक पत्थर को अपने स्वॉर्ड से मारता है और वो पत्थर मार्स को लगता है। फिर मार्स आस्था पर अटैक करता है और आस्था भी उस पर अटैक करता है और आस्था उसको पानी में गिरा देता है। लक और यूनो बाकी के क्लोन से निपट रहे होते हैं। क्लाउज सोचता है व्हाट, एक कॉमनर ये सब कैसे कर सकता है? तभी एक क्लोन क्लाउज पर अटैक कर देता है पर नोएल उसको मारकर बोलती है तुम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हो जब से। आस्था के पास पावर है कि वो मैजिक को नलीफाई कर सकता है। वो बोलता है ऐसी पावर एक कॉमनर को कैसे मिल सकती है, ये एक लक ही होगा, वो उसको किस्मत से मिल गई। तो नोएल बोलती है अब तुम खुद ही देख लो इसको, ये एक लक है या नहीं। आस्था मार्स से बोलता है चलो भी बाहर आओ, फाइट करो, क्या तुम इतने में ही ढेर हो गए? तभी मार्स की ग्रिमोयर चमकने लगती है और वो बाहर निकलता है। वो बहुत बड़ा क्लोन बना लेता है जिसको वो खुद ही कंट्रोल करता है। वो आस्था पर हमला कर देता है। आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उसको काट देता है पर फिर भी वो बहुत तेजी से वो नुकीले क्रिस्टल उगने लग जाते हैं। आस्था जख्मी हो जाता है। मार्स आस्था से पूछता है तुम कौन हो? वो बोलता है मैं वो हूँ जो बिना मैजिक के पैदा हुआ है, पर फिर भी मैं एक विजर्ड किंग बनूंगा और ये मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा। वो खड़ा उठता है फाइट के लिए। क्लाउस बोलता है क्या बिना कोई मैजिक के पैदा हुआ है ये? तब तो ये तुम्हारा लक होगा कि तुमको ये पावर मिली है मैजिक को नलिफाई करने की। तभी वो देखता है आस्था की बॉडी को, आस्था की मसल्स को। इसने कितना टाइम अपने आप को ट्रेन करने में लगाया होगा। जब ये विजर्ड किंग बनने को बोलता है क्या वो सच में सीरियस होता है उस टाइम? मार्स को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है अपने ही मन में। वो मार्स से पूछ रही होती है तुम क्या बनोगे बड़े होके? मार्स आस्था से बोलता है मैं डिस्ट्रॉयर बनूंगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आस्था बोलता है पर विजर्ड किंग सबको प्रोटेक्ट करता है। मार्स के मन में फिर लड़की की आवाज सुनाई देती है। सब लोग पैदा होते हैं कि वो अपने कंट्री में हर किसी को प्रोटेक्ट करे। फिर मार्स आस्था से बोलता है तुम मेरे रास्ते में हो कंकर? आस्था बोलता है हाँ मैं हो सकता हूँ एक कंकर, पर मैं ही एक डायमंड को तोड़ूंगा। वो अपने एक अटैक से मार्स को ढेर कर देता है। यूनो अपने एक फ्लैशबैक में चले जाता है।
आस्था बार बार ट्राई करता है उस डंडी से यूनो को हिट करने के लिए। यूनो मना भी करता है पर आस्था मानता ही नहीं है और अंत में वो कर ही दिखाता है। वो उस डंडी से यूनो को हिट कर देता है और बोलता है, देखा, अगर तुम गिव अप ना करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और अभी प्रेजेंट टाइम में ही कुछ ऐसा ही होता है, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। बाकी का हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उनके बीच में काफी अच्छी फाइट होती है जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना। ये फाइट आगे के कुछ 2 एपिसोड तक और चलेगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कौन सी आफत आ रही है। एपिसोड को देखने के बाद आराम से तसल्ली से कर लेना। लास्ट एपिसोड में आस्था ने मार्स को घायल कर दिया था अपने अटैक से और वो बेहोश हो जाता है। क्लाउस अपने मैजिक से उसको बांध देता है। आस्था बोलता है, क्या इतना काफी है इसको रोकने के लिए? तो क्लाउस बोलता है, मेरा मैजिक इतना भी कमजोर नहीं है कि एक इंजर्ड बंदा मेरे मैजिक को तोड़ सके, प्लस उसकी ग्रिमोयर मेरे पास है। आस्था बोलता, ठीक है, लो ये जड़ी बूटी खाओ। क्लाउस मना कर देता है। आस्था किसी पौधे की पत्तियां खा रहा होता है हीलिंग के लिए। वो यूनो से भी पूछता है पर यूनो मना कर देता है। मिमोसा बहुत खुश होती है कि सब लोग ठीक हैं। नोएल बोलती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, हाँ, मैंने अपने मैजिक से खुद को हील कर लिया। और वो नोएल से थैंक यू बोलती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नोएल बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम हेल्पलेस थी, इसलिए मैं तुमको अकेले कैसे छोड़ सकती थी। नोएल अब आस्था को बोलती है, आस्था तुम अपने कपड़े का कुछ करोगे या नहीं? ऐसे ही बिना कपड़े के खड़े हो। आस्था बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? पर 1 मिनट रुको, कपड़े मेरे फटे हैं, नंगा मैं खड़ा हूँ, ब्लशिंग तुम क्यों कर रही हो? वो बोलती है, मैं ब्लशिंग नहीं कर रही हूँ, जबकि वो कर रही होती है। आस्था बोलता है, मेरा ब्लैक बुल का रोब फट गया, मैग्ना मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएगा इसके लिए। लक बोलता है, वेनेसा इसको अपने मैजिक से ठीक कर देगी जब हम वापस पहुंचेंगे अपने हाइड आउट पर। क्लाउस अपने मन में बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा होता है कि उनको ब्लैक बुल ने बचाया। फिर वो बोलता है, क्योंकि गोल्डन डाउन सबसे पहले इधर ट्रेजर होल तक पहुंची तो हम ये कंपटीशन जीते, पर तुम हमको ट्रेजर होल तक कंपनी दे सकते हो। आस्था बोलने लगता है, तुम कितने घमंडी हो बे। दोनों की इसी बात पर बहस होने लगती है। फिर अंत में वो दोनों ही मान जाते हैं एक साथ खजाना कक्ष यानी कि ट्रेजर रूम में एंटर करने के लिए एज अ क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग खजाना कक्ष के अंदर जाएं कैसे। क्लाउस को लगता है कि इधर कोई हिडन कोड होगा छुपा हुआ जिससे वो गेट खोल सकेंगे। लक उस गेट को छूकर देखता है और बोलता है, ये गेट मैजिक से बना है तो इसलिए आस्था इसको अपने मैजिक से खोल सकता है। और आस्था अपने मैजिक स्वॉर्ड से उस बड़े से गेट को तोड़ देता है। अंदर से बहुत तेज रोशनी आती है क्योंकि अंदर खजाना ही खजाना होता है जो चमक रहा होता है। सब लोगों के फेस पर स्माइल चमक रही होती है एंड वो खजाना कक्ष में कुछ ना कुछ उठाकर देख रहे होते हैं। ये रेयर मैजिक आइटम्स भी हो सकते हैं, इसलिए क्लाउस उन सब पर चिल्लाने लगता है, बस करो, अब बिना परमिशन के तुम इन चीजों को टच मत करना। वह जादुई वस्तुएं हो सकती हैं जो राष्ट्रीय खजाने के योग्य हैं। आस्था बोलता है, चीजों को हल्का फुल्का टच करने से कुछ नहीं होगा। और वो उसका नाम भी बिगाड़ता है, किसका? क्लाउस का, जिस वजह से वो दोनों आपस में बहसबाजी करने लगते हैं। यूनो इधर उधर खजाना कक्ष को देख रहा होता है, तभी उसको एक मैजिक आइटम उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वो एक मैजिक स्क्रोल होता है, उसमें कुछ लिखा होता है, ऐसी लैंग्वेज जो यूनो ने आज से पहले कभी नहीं देखी होती। वो स्क्रोल चमक रहा होता है, ग्रीन लाइट निकल रही होती है उसमें से। यूनो की ग्रिमोर भी चमक रही होती है ग्रीन लाइट में, और जो उस स्क्रोल में लिखा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। क्लाउस उससे पूछता है, ये क्या हुआ? यूनो क्या ही बताए, उसको खुद ही नहीं पता अभी क्या हो गया। क्लाउस के कहने पर यूनो उस स्क्रोल को वापस उधर ही रख देता है। नैरो आस्था को एक दीवार के पास लेके जाती है, पर आस्था को कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, तो नैरो उसके सर में चोंच मारने लगती है। क्लाउस मन में सोच रहा होता है ये ग्रिमोयर खास है। किसकी? मार्स की जो ग्रिमोयर है वो बहुत ही रेयर है। यूनो के पास भी 4 लीफ क्लोवर है, आस्था के पास भी एक ऐसी गंदी सी ग्रिमोयर है जिसको रीड करना बहुत मुश्किल है, और लक भी, ये तीनों बहुत टैलेंटेड हैं। और ओड भी। लक इधर उधर देख रहा होता है, क्या किसी को कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली? तभी क्लाउस के हाथ में जो मार्स की ग्रिमोयर होती है वो अचानक से उड़कर मार्स के पास चली जाती है। लक मार्स की माना को सेंस कर लेता है और सबको बोलता है, हट जाओ वहाँ गेट से। मार्स गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और स्पीड में यूनो, लक एंड क्लाउस को अपने मैजिक में जकड़ लेता है।
क्लाउस को यकीन नहीं हो रहा होता, ये इम्पॉसिबल है, इसने इतनी जल्दी मेरे बाइंडिंग मैजिक से कैसे बाहर निकल गया, और ये हील कहां से हो गया इतनी जल्दी। वो देखता है कि मार्स अपने आप को फ्लेम मैजिक से खुद को ही हील कर रहा है, बट ये कैसे पॉसिबल है। हर किसी के पास सिर्फ एक ही मैजिक एट्रीब्यूट होता है, जैसे 4 बेसिक मैजिक एट्रीब्यूट हैं, फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ, और सारे एट्रीब्यूट अलग अलग तरह से काम करते हैं। लाइक फायर विंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहीं वाटर के अगेंस्ट वीक होता है। प्रत्येक तत्व के बीच संगतता है और हर एक बंदा एक ही तरह का मैजिक कर सकता है। जैसे अगर किसी के पास फायर मैजिक है तो वो फायर मैजिक ही कर पाएगा, बाकी के नहीं। पर मार्स उन लोगों को गलत ठहराकर अलग अलग तरह के 2 मैजिक यूज कर रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है कि वो अपने आप को हील भी कर पा रहा है। क्या ये उन जेम्स यानी कि मैजिक स्टोन की वजह से है जो उसके फोरहेड में लगे हुए हैं? क्या यही वो उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा है? ये सारी बात जो मैंने बताई है ये क्लाउस का पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। मार्स के मन में बार बार एक लड़की का ख्याल आने लगता है, उसको पिछली मेमोरीज याद आने लगती हैं बार बार। एक लड़की मार्स को बोल रही होती है उसके ख्यालों में, मार्स मेरे को पूरा यकीन है कि तुम एक दिन ग्रेट वॉरियर बनोगे। एंड उसके बाद वो सॉरी बोलते हुए मार्स को मारने की कोशिश करती है। नोएल सोचती है अगर मैं मार्स की वो आग बुझा दूं अपने मैजिक से तो शायद काम बन जाए, पर मार्स उसके अटैक करने से पहले ही उसको अपने अटैक से ढेर कर देता है, जिसको देखकर आस्था बहुत गुस्से में आ जाता है और मार्स की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर ऐसे अटैक करने की? अब मार्स को आस्था की स्पेशलिटी के बारे में पता लग गया है कि वो किसी भी मैजिक को कट कर सकता है, बट अगर वो अपने अटैक इतनी तेजी से करे कि आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उनको कट ही ना कर पाए तो वो आस्था को शायद हरा सके। और मार्स यही करता है, वो अपने अटैक बहुत स्पीड में करता है, जिसको डॉज करना आस्था के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आस्था को अपने अटैक से उठा के फेंक देता है। आस्था लुढ़कते हुए उसी जगह पर गिरता है जहां नैरो उसको जाने के लिए बोल रही थी। आस्था की दोस्ती भरी बातों से मार्स को बार बार एक लड़की का ख्याल आने लगता है, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आस्था की ओर बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। सिर्फ ताकतवर ही जीतेंगे और कमजोर लोग मारे जाते हैं। मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है, बट उसके ड्रीम हीलिंग फ्लावर क्रैडल इतनी तेजी से हील नहीं कर पाता, पर वो अपने हाई लेवल स्पेल से जितना बेस्ट कर सकती है नोएल को हील करने में वो करती है। उसी टाइम एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि मिमोसा चलते हुए गिर जाती है क्योंकि वो बहुत स्लो होती है, जिसे क्लमजी कहते हैं। नोएल उसको उठाते हुए कहती है मैंने कितनी बार बोला है ध्यान से चला करो। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें मिमोसा एक बंदे का हाथ हील करती है, जिसके लिए लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। इतनी सी एज में ये इस टाइप का हीलिंग मैजिक कर सकती है। रॉयल मैजिक के साथ तो ये एक दिन एक ऐसी हीलर बनेगी जो हर एक इंजरी को हील कर देगी। यहाँ मिमोसा की तारीफ हो रही होती है तो दूसरी तरफ वो लोग नोएल की बुराई कर रहे होते हैं। हाउस ऑफ सिल्वा की दूसरी बेटी अपना खुद का ही मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती, जबकि वो डेली प्रैक्टिस करती है। किसने सोचा था उस जैसी लड़की रॉयल फैमिली में पैदा होगी। मिमोसा के परिवार वाले बोलते हैं हम वर्मिलियंस ट्रू रॉयल्टी हैं क्लोवर किंगडम के लिए। और जब मिमोसा नोएल को देखती है डेली प्रैक्टिस करते हुए तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं पक्का हार मान लेती। ये रॉयल लोग हार्ड वर्क पर हंसते हैं। उनका मानना है हार्ड वर्क सिर्फ वही करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो बिना मैजिक पावर्स के पैदा होते हैं। नोएल तो रॉयल्टी होकर भी हार्ड वर्क करती है अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए। सब लोग उसको फेलियर के रूप में देखते हैं, तो वहीं मिमोसा उसको ट्रूली एडमायर करती है उसके हार्ड वर्क के लिए। मिमोसा इतने इमोशनल भरे ख्याल सोचकर नोएल को हील कर रही होती है, जिसको देखकर मार्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या ये दोस्ती दोस्ती वाले ड्रामे लगा रखे हैं? जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सरवाइव करता है, कमजोर लोग मारे जाते हैं। वो नोएल पर अटैक करने के लिए उसके करीब जाता है। लक, क्लाउस एंड यूनो तीनों ही एक ही चीज सोच रहे होते हैं, अगर मैं अपनी ग्रिमोर यूज कर पाता तो मैं इनको बचा लेता। तभी आस्था की आंख खुलती है, उसको भी समझ आ जाता है कि मेरी बड़ी सी और हैवी तलवार से बहुत मुश्किल हो रही है मार्स के अटैक की स्पीड को बीट करने के लिए। उसने अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज कर लिया आस्था से काउंटर करने के लिए। आस्था को भी कुछ करना होगा उससे फाइट करने के लिए, वरना नोएल एंड मिमोसा को कैसे बचाएगा वो।
तभी नैरो एक स्वॉर्ड पर आकर बैठ जाती है जो आस्था के बगल में पड़ी होती है, एक नई स्वॉर्ड जो कि साइज में आस्था की स्वॉर्ड से थोड़ी सी छोटी होती है। मार्स नोएल एंड मिमोसा पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर पाते हैं एंड वीक डिजर्व डेथ। वो अटैक उनको लगता उससे पहले ही आस्था उनको बचा लेता है। मार्स चौंक जाता है, ये न्यू स्वॉर्ड कहाँ से आ गई अब। आस्था मार्स की तरफ तेजी से बढ़ता है और मार्स भी तेजी से उस पर अटैक करता है। आस्था उनको अपनी तलवार से रोकते हुए मार्स पर अटैक कर देता है और उसका राइट शोल्डर को कट कर देता है, बट मार्स अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक से उन वुंड को इंस्टेंटली रिकवर कर लेता है, यानी कि हील कर लेता है। मार्स आस्था को अपने अटैक से पीछे ढकेल देता है। आस्था सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं। उसके पास तो फ्लेम रिकवरी मैजिक भी है, वो हील कर लेता है अपने आप को ही। तभी नोएल की आंख खुलती है, वो उठने की कोशिश करती है और आस्था से बोलती है, सुनो स्टूपिड आस्था, मैं रॉयल्टी हूँ और तुम पहले ऐसे कॉमनर हो जिसको मैंने एक्नॉलेज किया है, तो जब तक उसको हराना दो, हार मत मानना। अचानक से आस्था की स्वॉर्ड में वाटर मैजिक का पावर आ जाता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो नोएल का मैजिक आस्था की स्वॉर्ड में आ जाता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं हम दोनों की तरफ से कुछ ही अटैक में उसको ढेर कर दूंगा। मार्स बोलता है, हार मान लो, मैं उस लड़की को मार दूंगा, मैं कमजोर लोगों को मारने के लिए ही बना हूं। तो आस्था बोलता है, ओ अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने वाला। आस्था अपने अटैक से मार्स को ढेर कर देता है। सब उसको देखकर दंग रह जाते हैं। वाओ, ये कैसे किया इसने, ये क्या था। क्लाउस मन में सोचता है, अभी क्या हुआ। आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं था, तो वो स्वॉर्ड क्या चीज है। लक्स सोचता है कि एक वाटर मैजिक अटैक, क्या आस्था ने नोएल का मैजिक बोरो किया। आस्था बोलता है, पता नहीं मैंने ये कैसे किया, बस कर दिया। तभी वो देखता है कि उसके पेट में एक ब्लेड घुस गया है। आस्था के मुंह से खून आता है और वो बेहोश हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां से पिछले एपिसोड की एंडिंग होती है। आस्था के पेट में एक ब्लेड घुस जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नोएल मिमोसा से बोलती है, मेरे को छोड़ो और आस्था को हील करो। मिमोसा आस्था को हील करने लगती है, बट उसके मन में डाउट होता है कि जितना मैजिक उसके पास बचा है, क्या वो उससे आस्था को हील कर भी पाएगी या नहीं। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, जिन सबका एक ही मतलब होता है, उठ जाओ आस्था, अभी मरने का टाइम नहीं आया है, तुम अभी नहीं मर सकते। एंड देन हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्स से वही लड़की कहती है, तुम अकेले नहीं हो, क्या तुमको ट्रेनिंग दर्दनाक लगती है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में इसी चीज पर बात की थी, जिधर डायमंड किंगडम कुछ बच्चों को कैद कर कर उनको ट्रेन करते हैं, तो उसी के ऊपर बात चल रही है। उस लड़की का नाम होता है फाना और वो मार्स से बोल रही होती है, जब सिचुएशन बेकार हो जाए तब उनको याद करना जिनसे तुम प्यार करते हो। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, इस किंगडम के लोगों को बचाने के लिए, जिससे हम प्यार करते हैं। और मार्स तो सिर्फ फाना से ही प्यार करता था। और वो बोलती है, जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उस योग्य हो जाएंगे तो अब हमको बाहर जाने देंगे। अभी तो इनको कैद कर कर इनसे ट्रेनिंग करा रहे हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। फाना बोलती है, तुमको लगता है तुम सबसे पहले यहाँ से बाहर जा पाओगे क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। मार्स बोलता है, जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम यहाँ से बाहर ना निकल जाओ। फाना भी बोलती है, हाँ चलो एक साथ बाहर की दुनिया देखें। अब आता है उनका फाइनल टेस्ट, जिसमें एक दूसरे को मारना होता है उन लोगों को। मार्स को छोड़कर सबको पता होता है, इवन फाना को भी, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और जब लोग मार्स को मारने आते हैं तब मार्स को मजबूरन उन लोगों को मारना पड़ता है अपनी खुद की जान बचाने के लिए। लास्ट में बचते हैं फाना एंड मार्स। फाना मार्स को बोलती है, मार्स मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, प्लीज डाई। वो उसको मारने वाली होती है, डर के मारे मार्स अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और फाना मर जाती है। मार्स का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो गया। डायमंड किंगडम के लोग जो इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बोलते हैं, चलो अब इसको फाना की पावर देते हैं, क्योंकि फाना सबसे लास्ट तक टिकी रही थी, मतलब कि मार्स के बाद सबसे पावरफुल वही है, इसलिए वो उसको फाना की पावर्स देते हैं। मार्स के पास फाना की भी थोड़ी सी पावर है और जो खुद की है वो तो है ही उसके पास। एंड वो लोग मार्स के जो फोरहेड है, माथे में, वो कुछ मैजिक जेम्स यानी कि मैजिक स्टोन डालते हैं। एंड उनके पास फाइनली उन सब एक्सपेरिमेंट का सक्सेसर मिलता है, अल्टीमेट मेज वॉरियर ऑफ डायमंड किंगडम। अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। मार्स को फाना का सीन बार बार उसके दिमाग में आने लगता है और वो दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा उठता है। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सट्रीमली पावरफुल हूँ। बिना मैजिक के लोग कमजोर होते हैं और मारे जाते हैं।
सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये बंदा अभी भी फाइट के लिए खड़ा हो सकता है। वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है हार मान लो, तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। वो अपने मैजिक से एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना लेता है और आस्था को मारने के लिए आगे बढ़ता है। आस्था तो अनकॉन्शियस होता है और मिमोसा उसको हील कर रही होती है। क्लाउस मन में सोच रहा होता है यही हमारा चांस है। आस्था के लास्ट अटैक से उसका फ्लेम रिकवरी मैजिक हट गया, अब हम उसको मार सकते। लक अपने मैजिक से उस बाइंडिंग मैजिक को तोड़ने की कोशिश में लगा होता है। इतने में ही मार्स आस्था पर अटैक कर देता है। यूनो जोर से चिल्लाता है आस्था, और वो उस बाइंडिंग मैजिक को तोड़ देता है। वो अपनी ग्रीमोयर में कोई स्पेल ढूंढ रहा होता है, पर वो उसको भी पता होता है वो कोई भी मैजिक स्पेल करे वो सही टाइम पर आस्था को नहीं बचा पाएगा, एंड स्टिल वो आस्था को मरने नहीं दे सकता। इसलिए वो एक ऐसा मैजिक स्पेल कर देता है जिसके बारे में खुद यूनो को ही नहीं पता होता। टाइम फ्रीज हो जाता है। यूनो के अलावा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होता है, मतलब कि सब कुछ रुक गया। फिर यूनो को एक छोटी सी लड़की दिखती है जिसको देखकर लगता है कि वो अभी अभी जगी हो उठकर। फिर वो छोटी सी लड़की फूंक मारती है और मार्स का अटैक खत्म हो जाता है, प्लस वो भी ढेर हो जाता है और टाइम वापस से सही हो जाता है। क्लाउस बोलता है अभी क्या हुआ, क्या ये यूनो ने किया, क्या यूनो ने मार्स को हरा दिया? लक और क्लाउस यूनो से पूछते हैं अभी क्या हुआ, तुमने ये सब कैसे किया? वो बोलता है पता नहीं, मेरे को अभी अभी एक छोटी सी लड़की दिखी। क्लाउस बोलता है ये तुम्हारा वहम होगा, तुम बहुत थक गए हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आस्था की स्वॉर्ड अपने आप उसकी 5 लीफ क्लोवर में चली जाती है और उसी के बाद पूरा डंजन तबाह होने लगता है। सारी दीवार टूट के गिर रही होती है। यूनो अपने मैजिक से एक हवाई विमान बना लेता है, सब उस पर चढ़ जाते हैं। लक आस्था को उठाकर उस पर चढ़ जाता है। यूनो मिमोसा से बोलता है कि आस्था को देखो, मतलब कि उसको हील करो। मिमोसा उसको हील ही कर रही होती है। आस्था बोलने लगता है प्लीज उसको बचाओ। क्लाउस बोलता है क्या बोल रहे हो, वो हमको मारना चाहता था और तुम उसको बचाना चाहते हो? तो आस्था बोलता है हम इधर किसी को मारने नहीं आए, हम इस डंजन पर फतह हासिल करने आए हैं, हम इस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। यूनो भी उसको बचाने के लिए देखता है और लक भी बोलता है कि इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को मरने देना ये तो वेस्टेज हो जाएगी। बट हालात बहुत खराब होते हैं, पूरा डंजन गिर रहा होता है। ये लोग अपनी जान बचा ले वही बहुत है, इसलिए उनको मार्स को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। डंजन तेजी से गिर रहा होता है और यूनो को रास्ता ही नहीं पता होता एग्जिट कहाँ से है। और जबकि मिमोसा आस्था को हील कर रही होती है तो वो उसको बता भी नहीं सकती अपने फ्लावर गाइड पोस्ट मैजिक से कि कहां से जाना है बाहर। लक माना सेंस करने में एक्सपर्ट है, वो यूनो को गाइड करता रहता है बाहर जाने के लिए। अब रास्ते में उनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। क्लाउस एंड लक उसको अपने मैजिक से तोड़ के रास्ता साफ कर देते हैं। तभी एक पत्थर पीछे से भी उनकी तरफ गिरता है, उसको नोएल अपने मैजिक से तोड़ देती है। वो मैनेज कर लेती है अटैक हिट करने में। फिर लगातार उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। नोएल, क्लाउस एंड लक उनको तबाह कर देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं। मिमोसा आस्था को हील कर रही होती है और यूनो उन सबको वहां से बाहर निकाल देता है। वो सब लोग सही सलामत वहां से बाहर निकल जाते हैं, इवन एबिस। एबिस उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो लोग एक तरह से एबिस का रास्ता साफ कर रहे थे। एबिस दिमागी चाल खेलना पसंद करता है रेदर देन फेस टू फेस फाइट। उसने तो उनके सामने से ही वहां से इतना सारा खजाना चुरा लिया उनके ही नाक के नीचे से, और उनको भनक भी नहीं लगी। जब एबिस और उसके लोग खजाना चुरा रहे थे वो उन लोगों को इसलिए नहीं देख पाए थे क्योंकि एबिस ने अपना मैजिक स्पेल किया था। एबिस खुश होता है कि मार्स जिंदा है, उसने सही टाइम पर मार्स को भी बचा लिया। मार्स अनकॉन्शियस होता है और उसको अपनी सारी मेमोरी याद आ जाती है। जो उसकी बचपन की दोस्त थी फाना, वो लड़की भी मार्स से प्यार करती थी और उसने जानबूझकर मार्स पर सडनली अटैक किया। और जैसे ही डर के मारे मार्स अपने लिए एक शील्ड बनाता है डायमंड ब्लेड की, फाना उस पर कूदकर अपने अंदर घुसा लेती है, यानी कि अपनी जान दे देती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मार्स खुद नहीं करता। वो उससे प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि मार्स को बाहर की दुनिया में जाने का मौका मिले। और मरते मरते वो मार्स के वुंड भी हील कर देती है। एबिस अपने मैजिक से उनको डायमंड किंगडम लेके जा रहा होता है, यानी कि वो अपने घर जा रहे होते हैं। मार्स की आंख खुल जाती है। एबिस बोलता है ओ तो तुम उठ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से मैं ये सब खजाना चुरा पाया। अब हमारे लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे, मेरी बेटियां भी अब बहुत डिलीशियस खाना खा पाएंगी। आज रात वो इतना शानदार खाना खाएंगी, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं खाया होगा। मार्स सनसेट को देखता है और उसको सब कुछ मेमोरी याद आ जाती है। वो एबिस से थैंक यू बोलता है, तुमने मेरे को बचाया। एबिस बोलता है ऑल राइट, तुम भी ऐसा कुछ थैंक यू वगैरह बोल सकते हो। सीन शिफ्ट होता है।
आस्था की आंख खुल जाती है। सब बहुत खुश होते हैं कि आस्था जिंदा है। आस्था उठने की कोशिश करता है बट उसको दर्द होता है, ठीक से चल नहीं पाता। मिमोसा बोलती है कि मेरे पास जितना मैजिक बचा था उससे मैं तुमको पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, तो अभी तुम मत चलो। आस्था बोलता है नहीं, इतना काफी है, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता, सो थैंक यू मिमोसा। मिमोसा ब्लशिंग करने लगती है और नोएल के पीछे चली जाती है। लक बोलता है कि मेरे को लगा था कि हम दोनों की फाइट होने से पहले ही तुम मर जाओगे। आस्था बोलता है इतनी भी जल्दी नहीं, जब तक मैं विजर्ड किंग ना बन जाऊं। यूनो बोलता है नॉट अ चांस, तुम्हारा कोई चांस नहीं है विजर्ड किंग बनने का, विजर्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। वे एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आस्था खड़ा होकर यूनो के शोल्डर पर हाथ रखता है। यूनो बोलने लगता है मैंने परमिशन दी मेरे को यूज करने के लिए। आस्था बोलता है कम ऑन, मैं तुमको हर्ट थोड़ी कर रहा हूँ। तभी क्लाउस उन दोनों को हक कर बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुमको आज तक रिजेक्ट किया क्योंकि तुम दोनों कॉमनर हो, बट तुम दोनों क्लोवर किंगडम के लिए बहुत मैग्निफिशिएंट मैजिक नाइट्स हो। अब इधर थोड़ा वैसा वाला मोमेंट आ जाता है जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं। वैसे तो क्लाउस बहुत सीरियस बंदा है, पर यहाँ उसको रियलाइज हो गया। यूनो बोलता है सर मैं सफोकेट हो रहा हूँ। आस्था भी बोलता है डबल बैटरी, मेरे को दर्द हो रहा है। लक यूनो से बोलता है यूनो प्लीज मेरे से फाइट करो। यूनो मना कर देता है। आस्था नोएल से बोलता है हे इधर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके कपड़े फटे हैं, तुम्हारे भी फट गए हैं। नोएल के हल्के हल्के से कपड़े फट जाते हैं और थोड़े थोड़े उसके उपाय भी दिख रहे होते हैं। बैकग्राउंड में एक सेक्सी सा थीम साउंड इफेक्ट बजता है। नोएल शर्मा कर लाल हो जाती है और आस्था के पेट पर कूद कूद कर उसको कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस कर देती है। और जैसे ही आस्था की आंख खुलती है वो स्माइल करता है। शर्म के मारे नोएल फिर से उसमें एक चपेट देती है। तुम इधर क्या देख रहे हो क्रीप कहीं के। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ब्लैक बुल के हाइड आउट से, जिधर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आस्था को पता चलता है कि वो पूरे एक हफ्ते से सो रहा था। जैसा कि हमको पता है कि पिछले एपिसोड में आस्था के पेट में सीरियस इंजरी हुई थी। नोएल बोलती है ऑनेस्टली तुमने कितने दिन सोने का प्लान बनाया था। वेनेसा आस्था को बताती है कि नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और वो तुमको हमेशा देखती रहती थी उठ गए या नहीं। तो नोएल बोलती है मेरे को कोई चिंता विंता नहीं हो रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि हम क्या करेंगे अगर आस्था कभी उठे ही नहीं तो। फिनरल बोलता है इसी को तो चिंता करना बोलते हैं। आस्था नोएल को थैंक्स बोलता है उसकी चिंता करने के लिए। ये भाई साहब क्या बोलते हैं सुना ही नहीं देता, बट मैं सबटाइटल दे दूंगा। मैग्ना बोलता है रेस्ट करना भी जरूरी है क्योंकि डंजन पर फतह पाने में तुम्हारी कितनी सारी एनर्जी लगी होगी। नोएल कहती है बट वो एक हफ्ते से सो रहा था। घोष बोलता है चुप करो ये फालतू बातें, तुमको लगता है मेरी प्यारी बहन ये सब बातें पसंद करेगी सुनना। किसी और अच्छे से टॉपिक पर बात करते हैं, मैंने सिर्फ 3214 स्टोरी ही उसके लिए सोच रखी है। फिनरल बोलता है तुम कब उसको इतनी सारी स्टोरी सुनाने वाले हो, एक लड़की को इतनी कहानी सुननी ही क्यों है। अब क्योंकि आस्था ठीक हो गया है तो लक उसको फाइट करने के लिए पूछता है, बट आस्था बोलता है मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, शायद भूख लग रही है मेरे को इसीलिए। पेट दर्द से याद आया दोस्तों, मेरे भी पेट में दर्द रहता है और वो भी 24 आवर्स। हर टाइम पेट में दर्द रहने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर टाइम पेट में दर्द रहता है और अभी कंडीशन थोड़ी बेकार चल रही है। अब मैं इधर रोने तो नहीं आया हूँ, बस इन्फॉर्म करना था कि किस लिए वीडियोस लेट आ रही हैं। मेरी हेल्थ की एकदम लगी पड़ी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सफरिंग नाउ। तो आशा यही करता हूँ जल्द से ठीक हो जाएं और रेगुलर वीडियोस डालूं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। चार्मी आस्था के लिए मस्त मस्त खाना बनाकर लाती है। आस्था बहुत भूखा होता है और वो बहुत जल्दी जल्दी खाता है, इसलिए उसके मुंह में खाना अटक जाता है। नोएल उसको पानी देते हुए बोलती है आराम से, पर आस्था भुक्कड़ की तरह खा रहा होता है, जिस पर नोएल कमेंट करती है यू आर सच अ पिग, सुअर की तरह खाना खा रहे हो तुम। वेनेसा वाइन के लिए पूछ ही रही होती है, उतने में ही यामी गेट तोड़ते हुए अंदर आता है। वो आस्था को शाबाशी देकर कहता है मैजिक नाइट हेडक्वार्टर में डंजन के ऊपर रिपोर्ट देनी है, तो अगर तुम चल सकते हो तो तुम वहाँ जा रहे हो। लक सोचने लगता है मैजिक नाइट हेडक्वार्टर में तो बहुत पावरफुल मैजिक नाइट होंगे, मजा आएगा उनसे मिलके और फाइट करके। तभी यामी बोलता है तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है तुम मुसीबत लाओगे, इसलिए तुम मैग्ना के साथ एक फाइटिंग मिशन पर जा रहे हो। फाइटिंग मिशन होता है तो लक खुश हो जाता है। चार्मी बोलती है तुम मेरे को भेज सकते हो, आई वंडर कितना टेस्टी टेस्टी खाना वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होगा। यामी बोलता है तुमको कोई नहीं भेज रहा है उधर, तुम हर टाइम बस पड़े पड़े खाती रहती हो। ये बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद आस्था एंड नोएल रॉयल कैपिटल में मैजिक नाइट हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं। आस्था चिल्ला रहा होता है, वाओ दिस इज ह्यूज, दिस इज अमेजिंग। नोएल उसको बोल रही होती है, चिल्लाना बंद करो, तुम मेरे को और खुद को दोनों को एम्बेरेस्ड कर रहे हो। आस्था इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसकी आवाज गोल्डन टाउन के 3 मेंबर को भी सुनाई दे जाती है जो उनके आगे चल रहे होते हैं। वो एक दूसरे से हाय हेलो बोलते हैं। क्लाउस बोलता है, हम एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं, तुम भी इधर रिपोर्ट करने आए होगे, अब तुम्हारा पेट का जख्म कैसा है? तो आस्था बोलता है, थोड़ा सा दुखता है पर बहुत सारी नींद और खाने से मैं एकदम बढ़िया हूँ। यूनो बोलता है, बच्चा कहीं का। तो आस्था कहने लगता है, बच्चा किसको बोला तुमने? मैं और तुम दोनों सेम एज के हैं। आस्था मिमोसा को थैंक यू बोलता है उसको हील करने के लिए। मिमोसा आस्था को देखकर भागने लगती है शर्म के मारे। आस्था बोलता है, क्या हुआ, वो भागी क्यों यहाँ से? यूनो बोलता है, जब तुमने अपना हाथ उठाया था तो वो काफी छोटा होगा जितना उसने इमेजिन किया होगा। आस्था यूनो को पकड़ के बोलने लगता है, क्या कुछ भी? नोएल मिमोसा के पास जाती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मिमोसा बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो नोएल, मैं जब भी आस्था को देखती हूँ मेरी चेस्ट टाइट होने लगती है। डंजन के बाद से सिर्फ मैं आस्था के बारे में ही सोची जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। नोएल बोलती है, क्या आस्था ही क्यों? वो स्टूपिड है, शॉर्ट है एंड चिल्लाता रहता है लाउड स्पीकर। मिमोसा बोलती है, वो सब तो आस्था के चार्म का हिस्सा है। नोएल बोलने लगती है, क्या? उसको थोड़ी जेलसी फील हो रही होती है इसलिए वो चिल्लाने लगती है आ। और मिमोसा भी, क्योंकि उसको आस्था से लव हो गया है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आस्था मेरे से नफरत करने लगेगा कि मैं इस तरह से भागकर आ गई इधर। और अपने आस्था भाई को लगता है कि उनके सर में दर्द हो रहा है इसलिए वो दोनों चिल्ला रही हैं। क्लाउस उनको हेडक्वार्टर की तरफ लेके जाता है और बोलता है, हेडक्वार्टर यहीं कहीं होना चाहिए। आस्था बोलता है, ऐसा भी कुछ है जो 4i मतलब डबल बैटरी को नहीं पता? क्लाउस बोलता है, 4i को भी सब कुछ नहीं पता होता। यूनो मन में ही बोलता है, तो क्लाउस ने अपना न्यू निकनेम को एक्सेप्ट कर लिया है। मिमोसा भी मन में सोचती है कि अब क्लाउस आस्था को कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है। क्लाउस बोलता है, हमारा हेडक्वार्टर में आना जाना बहुत कम होता है इसलिए हम भूल जाते हैं। तभी उनके सामने विज़र्ड किंग आ जाते हैं। सब लोग उनके आगे झुक जाते हैं सिर्फ आस्था एंड यूनो को छोड़कर। आस्था यूनो से बोलता है, बहुत चमक रहा है ये बंदा, तुमको क्या लगता है ये कौन है? तो क्लाउस बोलता है, यू फूल, ये अभी करंट के विज़र्ड किंग है, जूलियस नोवा कोरोना। उसके बाद जूलियस यूनो की ग्रीमोयर को रीड करके बोलता है, हो सकता है ये डंजन का सबसे रेयर एंड इम्पोर्टेंट मैजिक आइटम हो। तो यूनो पूछता है, क्या आप इसको पढ़ सकते हो? किसको? मेरी ग्रीमोयर को। तो वो बोलते हैं, हाँ हल्की फुल्की। उनके फेस की एक्साइटमेंट को देखकर क्लाउस अपने मन में सोचता है, ओ तो मैंने जो रूमर्स सुनी थी वो सच है कि विज़र्ड किंग एक मैजिक नर्ड है जो हर तरह के मैजिक को जानना चाहता है। इतनी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज के बारे में। वो यूनो को मैजिक यूज करके दिखाने को बोलते हैं। तो यूनो बोलता है, सॉरी सर, डंजन में ये मैजिक किसी तरह एक्टिवेट हो गया था पर मैं इसको अभी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ। जूलियस मन में ही बोलता है, ओ तो विंड स्पिरिट ने इस एरा के लिए यूनो को चुना है। एंड देन वो यूनो से बोलते हैं, ये मैजिक स्पेल ग्रो होगा जितना तुम ग्रो करोगे और एक दिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक बन जाएगा, सो टेक गुड केयर ऑफ दिस ग्रीमोयर। आस्था अपनी ग्रीमोयर निकाल कर जूलियस को दिखाने लगता है, मेरी ग्रीमोयर को भी देखो, क्या इसमें कोई स्पेशल मैजिक है? जूलियस उसको ध्यान से देखता है पर वो उसको रीड भी नहीं कर पाता, इसमें क्या लिखा है। फिर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकालता है यूनो के सामने शो ऑफ करने के लिए, जिसको देखकर जूलियस बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ओ सेकंड एंटी मैजिक स्वॉर्ड, क्या मैं इसको पकड़कर देख सकता हूँ? आस्था उनको स्वॉर्ड देता है पर वो उनके लिए काफी भारी होती है। प्लस जूलियस सेंस कर लेता है कि वो मैजिक स्वॉर्ड जूलियस का मैजिक को एब्जॉर्व कर रही है अपने अंदर, इसलिए वो बोलते हैं, आस्था ही इसको अच्छे से चला सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिक नहीं है। फिर आस्था पूछता है, आपको कैसे पता मेरी स्वॉर्ड क्या कर सकती है और मेरे में बिल्कुल भी मैजिक नहीं है? वो बोलते हैं, गुड क्वेश्चन। वो सबको शाबाशी देते हैं, तुमने काफी अच्छा किया। फिर आस्था बहुत नर्वस होके पूछता है कि मैं विज़र्ड किंग कैसे बन सकता हूँ? सेम क्वेश्चन यूनो का भी होता है। जूलियस स्माइल करता है और कहता है,
ओ, तुम दोनों विज़र्ड किंग बनना चाहते हो? क्लाउस बोलने लगता है, तुम दो बहुत र्यूड हो जो ऐसा कुछ डायरेक्टली विज़र्ड किंग से पूछ रहे हो। तो सुनो, विज़र्ड किंग के ऊपर प्राउड एंड भरोसा होना चाहिए लोगों का। जूलियस उसकी बात को मना करते हुए बोलते हैं, सिर्फ रॉयल हार्ट हर किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि तुम सिर्फ प्राइड से लोगों को बचा नहीं सकते, इट्स अबाउट रिजल्ट्स। और ट्रस्ट कमाया जाता है लोगों को बचाकर और रिजल्ट दिखाकर। तुमको विज़र्ड किंग बनने के लिए सिर्फ इतना करना है, अपने रिजल्ट दिखाओ, चाहे जो हो जाए रिजल्ट दिखाओ, प्रूव करो कि तुम सबसे बेस्ट हो। जो ये नहीं कर सकता सोचो वो कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकता। यूनो एंड आस्था बोलते हैं, मैं यही सुनना चाहता था। जूलियस अपने मन में बोलता है, नॉट बैड। विलियम एंड यामी, तुम्हारे न्यूबी की आईज बहुत डिटरमाइंड है। उसके बाद जब अच्छे से बातचीत हो जाती है, विज़र्ड किंग उनको एक दावत में लेके जाते हैं, एक डेकोरेशन सेरेमनी उन मैजिक नाइट के लिए जो आज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ स्टार से सम्मानित किए जाएंगे। ये एक ऐसी सेरेमनी है जिधर हम मैजिक नाइट को अवार्ड देते हैं उनको सम्मान देने के लिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इस सेरेमनी में विज़र्ड किंग इन लोगों को भी इनवाइट करते हैं। आलीशान महल में जूलियस उनको सेरेमनी तक लेके जाते हैं और दरवाजा खुलने से पहले इन सब से कुछ कहते हैं। क्वेश्चन यह है कि क्या तुम इन सब मैजिक नाइट से अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो जो इन्होंने किए? किन्होंने? जो अंदर खड़े हुए हैं। अंदर जाते ही उनको रॉयल मैजिक नाइट दिखते हैं। सब सीनियर मैजिक नाइट होते हैं इनसे। इस सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये सेरेमनी हर साल होती है और जैसा जैसा मैजिक नाइट अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं उनकी रैंक्स बढ़ती जाती है। रॉयल कैपिटल में सब मैजिक नाइट की एक रैंक होती है जो बताता है कि वो कितने ताकतवर हैं, मतलब कि वो कितने कैपेबल हैं। रैंक्स के अकॉर्डिंग ही उनको मिशंस मिलते हैं। अगर कोई हाई रैंक का मिशन होगा तो उसको पूरा करने के लिए हाई रैंक मैजिक नाइट को ही वो मिशन दिया जाएगा। रैंक के मामले में सबसे ऊपर होते हैं विज़र्ड किंग, उसके बाद आते हैं ग्रैंड मैजिक नाइट, फिर आते हैं सीनियर मैजिक नाइट, उसके बाद इंटरमीडिएट मैजिक नाइट एंड जूनियर मैजिक नाइट। सीनियर, इंटरमीडिएट एंड जूनियर में भी 5 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। अब विज़र्ड किंग सबको अवार्ड देते हैं उनकी रैंक को प्रमोट करके, और साथ ही साथ वो हर एक मैजिक नाइट के मैजिक में स्पेशलिटीज एंड उनकी कमियों को बताते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। बट मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए इतना भी जरूरी नहीं है जानना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कैरेक्टर का नाम क्या है, कौन सी स्क्वाड का मेंबर है और कौन सा मैजिक करता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट स्टिल जो लोग अभी से ही इंटरेस्टेड हैं तो मैं हर एक कैरेक्टर का नाम वगैरह एंड उसको कितने स्टार मिले एंड उसको कौन सी रैंक में प्रमोट किया गया उसको एक बार स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। गोल्डन डाउन के पास टोटल 71 स्टार हैं। सभी स्क्वाड में सबसे ज्यादा स्टार गोल्डन डाउन के पास ही होते हैं। जूलियस बाकी स्क्वाड को बोलते हैं कि मेहनत करो, अपना बेस्ट दो ताकि तुम पीछे ना रह जाओ। इस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी दावत भी होती है एंड वो बोलते हैं मैंने कुछ स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट किया है जिनको आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके साथ ही मिलजुल पाओगे। उसी टाइम जूलियस को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ता है। दावत चल रही होती है पर सब लोग इनको ही घूर रहे होते हैं। क्लाउस बोलता है सब लोग हमको ही घूर रहे हैं, हम भला इसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं। और ऊपर से विज़र्ड किंग खुद कहीं चले गए हैं। सबको अंदर से बैड फीलिंग आती है पर आस्था पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो तो भाई दावत का फुल मजे ले रहा होता है, दबाकर खाना पेल रहा होता है। मिमोसा आस्था से पूछती है क्या वो भी उसको ज्वाइन कर सकती है, तो आस्था बोलता है ओ तो तुम भी इस मीट पर अपनी नजर टिकाए बैठी हो। तो मिमोसा बोलती है ये बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। फिर एक बंदा जो कि गोल्डन डाउन से होता है वो इन सब के लिए नीच शब्दों से कहता है विज़र्ड किंग ने इनको यहाँ इनवाइट क्यों किया, सच अ लॉ बोर्न स्कम,
मतलब कॉमनर कहीं के, मतलब हर कोई ना कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ बुरा बुरा बेकार बेकार बोल ही रहा होता है। मैं तो उस लड़के में से हल्का सा भी मैजिक सेंस नहीं कर पा रही। उसने डंजन को इन्वेस्टिगेट कर लिया, मतलब वो सिर्फ उसका लक होगा। वो जिस तरह से खाना खा रहा है, डिसगस्टिंग। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी आस्था अपना लगा रहता है खाना खाने में, क्योंकि आस्था को अब इन सब चीजों की आदत पड़ गई है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में बुरा बुरा बोलते ही रहता है। इसमें मैजिक नहीं है, ये कैसे मैजिक नाइट बनेगा, अब ये मैजिक नाइट बन भी गया है और वो भी इसका लक ही होगा, यामी ने इसको क्यों मैजिक नाइट में शामिल कर लिया। ये सब लोग चौंक जाते हैं, आस्था ने इन सबको इतनी जल्दी कैसे भुला दिया। क्रिम्सन लायन का एक मेंबर गोल्डन डाउन के एक मेंबर से बोलता है, तुम्हारी स्क्वाड में भी एक कॉमनर है, वह किसान जो अपनी जगह भूल गया, क्योंकि हर कोई उस पर फिदा है, क्योंकि उसके पास है 4 लीफ क्लोवर। मैं डंजन को और भी बेटर तरीके से कैप्चर कर लेता। तो वो बोलता है, हाँ तो हम एक कॉमनर से और ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम वही हैं जो लॉर्ड विलियम्स और गोल्डन डाउन के आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं। हम हैं आइडियल्स। शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर ये लोग यूनो की इंसल्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद ये क्लाउस की भी इंसल्ट करते हैं। तुमको शर्म नहीं आती अपनी स्किल की कमी से? और तुम मिमोसा, मैंने सुना था तुम सबसे पहले घायल हो गई थी फ्रंट लाइन में डंजन में। ये सोचकर हंसी आ जाती है कि तुम रॉयल्टी हो वर्मिलियन लाइन में। क्लाउस बोलता है, नहीं मिमोसा ने अच्छा परफॉर्म किया। तभी सिल्वा हाउस से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, हमको पता है अगली बारी किसकी है, मिमोसा की नहीं नोएल की। सॉलिड नोएल के ऊपर पानी गिरा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। तुम खुद अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। नेब्रा बोलती है, तुमको बेसिकली सिल्वा फैमिली से एग्जाइल्ड कर दिया गया है, मतलब कि निकाल दिया गया है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने रॉयल रिल्म में कदम रखने की हिम्मत की। तुमने एक बड़ी अचीवमेंट की है, नोबल रिल्म में वापिस आने की। नोजल भी बोलने लगता है, तुम इधर आके सिर्फ सिल्वा हाउस का नाम बदनाम कर रही हो। हमारी मदर को मारना ही सिर्फ काफी नहीं था तुम्हारे लिए, चली जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नोएल वहाँ से जाने लगती है, पर आस्था उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और टेबल पर चढ़कर बोलने लगता है, तुमको इनसे भागने की जरूरत नहीं है, तुमको खुद विज़र्ड किंग ने इनवाइट किया है, क्योंकि तुम भी इन सब की ही तरह हो। तुम लोग किसान, कॉमनर, फेलियर और न जाने कितने नीच शब्दों का प्रयोग करते हो हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। तुमको क्या लगता है मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? लुक। तभी गोल्डन डाउन का एक बंदा अपने मैजिक से आस्था को जकड़कर कहता है, चुप हो जाओ, हम तुम्हारे जैसे नीच इंसान से बात नहीं करने वाले। तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसके मैजिक को नलीफाई करके कहता है, नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर गट्स हैं बात करने के लिए, और मैं ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जो तुमने सोचे नहीं होंगे, क्योंकि मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। हाँ ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।